अभी बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले बच्चों हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखिए, अभी हम लोगों ने जब एनर्जी के बारे में बात करी तब मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब हम किसी बो को स्ट्रेच करते हैं या फिर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो ये जो उसमें उसकी पोजीशन के कारण या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी आ जाती है बच्चों, उस एनर्जी को हम नाम दिया करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी बच्चों? किसी भी सिस्टम के पास उसकी पोजीशन के कारण या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण या फिर बच्चों उसके ओरिएंटेशन के कारण जो एनर्जी आती है, किसी भी सिस्टम के पास बच्चों उसके पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण, उसके ओरिएंटेशन के कारण जो एनर्जी आती है बच्चों, उस एनर्जी को हम नाम दिया करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फिर मैं बोल रहा हूं बच्चों, हमने जैसे बो को स्ट्रेच किया या किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, इवन कोई दो चार्जेस है बच्चों, तो कोई दो चार्जेस अगर पहले पॉजिटिव चार्जेस है, कोई नेगेटिव हो सकता है, दोनों सेम चार्जेस हो, दोनों अपोजिट चार्जेस हो, उन चार्जेस के पास में भी एक दूसरे के कारण कुछ एनर्जी होती है, बस बच्चों उस एनर्जी को हम बोला करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कई बार बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को म्यूचुअल एनर्जी भी कहा जाता है। समटाइम्स पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो टर्म्ड एज म्यूचुअल एनर्जी। जैसे पर्टिकुलरली अभी हम लोग जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ये भी म्यूचुअल एनर्जी के अंतर्गत ही आती है। कैसे आती है थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, बट पहले तो हम बात करें बच्चों एक बार फिर से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन is known as potential energy. You can also call that position energy, configuration energy, orientation energy, and in some cases it can also be termed as mutual energy. तो चलिए साहब, अभी हम पर्टिकुलरली बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, GPE के बारे में। GPE के बारे में एक बात समझ लीजिए बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जनरली उसको हम लोग जो है U से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो कोई भी हो, फिर वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या फिर कोई और तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो, उसे जनरली बच्चों U साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड हाउ दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड बच्चों, देखिए इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है उसको समझने के लिए यहाँ पर गौर कीजिए। सपोज कीजिए बच्चों ये है ग्राउंड, धरती, ये ग्राउंड है बच्चों, और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर था, कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों अर्थ की सरफेस पर था, और इसे मैं अर्थ की सरफेस से उठाकर बच्चों किसी हाइट तक लेके जाता हूँ। आई एम रेजिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सर्टेन हाइट। सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट बिल्कुल पहले जमीन पर रखा हुआ था, बाद में मैं उसे किसी पॉइंट ए तक ले गया, और कितनी हाइट तक ले गया बच्चों? H हाइट तक ले गया। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, व्हेन आई एम रेजिंग दैट ऑब्जेक्ट, जब उस ऑब्जेक्ट को राइज किया जा रहा है, जब उसको रेज किया जा रहा है बच्चों, दैन इट इज बीइंग रेज्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ये बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से उठाया जा रहा है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा, ना ही घटने दिया जा रहा है। इट इज बीइंग रेज्ड विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम जितना वर्क करेंगे बच्चों, व्हाट वर्क वी डू इन रेजिंग इट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सर्टेन गिवन हाइट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज बच्चों GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे इसी को समझते हैं बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास में एक बॉडी थी जिसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। लेट अस सपोज कि इसका मास है m। अब इसका मास m है तो अवश्यंभावी रूप से mg फोर्स नीचे लगेगा, और अगर मैं इसे उठा रहा हूँ, फिर भले मैं इसे ले जाऊँ ना ले जाऊँ बच्चों, फोर्स तो मुझे ऊपर ही लगाना है, ये तो तय बात है। तो फोर्स लगा रहा हूँ ऊपर, mg लगा रहा है, mg कहाँ लग रहा है बच्चों? नीचे। अब जो है बच्चों यहाँ पर F ऊपर है, mg नीचे है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा बच्चों? इस केस में F बराबर होगा mg। F बराबर mg क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड वी नो दैट बच्चों अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है बच्चों तो लाजमी है जो एक्सीलरेशन होता है विच इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वुड आल्सो बी 0, एंड इफ एक्सीलरेशन इज 0 देन यू कैन से बच्चों जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो इस केस में जो नेट फोर्स होगा भाई, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और चूंकि एक्सीलरेशन 0 इसलिए नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 मतलब जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स
ऊपर, व्हाट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज एक्टिंग अपवर्ड। सो यहाँ पर बच्चों जो होगा नीचे कितना लग रहा है mg, तो ऊपर भी लगेगा mg के बराबर ही। अब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बच्चों वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ फोर्स कितना लगाया बच्चों, फोर्स लगाया है mg, डिस्प्लेसमेंट दिया है बच्चों h। व्हेन यू रेज दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, देन हाउ मच डिस्प्लेसमेंट यू आर imparting to it, you are imparting बच्चों h displacement into cos theta where theta would be 0, because बच्चों यहाँ मैं इसको फोर्स जो लगा रहा हूँ वो भी ऊपर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दे रहा हूँ। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में बच्चों, तो लाजमी दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तो इतना वर्क डन होगा बच्चों। और ये जो वर्क होगा, इस वर्क को हम, ये वर्क किसके बराबर होगा बच्चों, ये वर्क होगा mgh, और ये जो वर्क होगा बच्चों, इसी वर्क को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस टू सर्टेन गिवन हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चों मैं अर्थ की सरफेस से किसी हाइट तक लेके जाता हूं, जितना वर्क हम करेंगे वो वर्क किसके बराबर होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और ये देखिए यहाँ पर जो आपने फार्मूला बनाया है ये कुछ ऐसा ही आया, तो हम बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू mgh। ये फार्मूला बच्चों आप लोग जूनियर क्लास में भी मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं, इनफैक्ट डिराइव भी कर चुके हो, कैसे आया है, क्यों आया है, ये आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से। अब यहाँ बच्चों एक दो बातों का आपको जरूर ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो हम इसे बहुत कम हाइट तक लेके जा रहे हैं। वी आर नॉट राइजिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टू वेरी लार्ज हाइट। मैं इसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके नहीं जा रहा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से मतलब अर्थ की रेडियस आपको पता है बच्चों 6400 किलोमीटर होती है। द रेडियस ऑफ अर्थ इज बच्चों 6400 किलोमीटर। तो मैं जब इसे उठा रहा हूं बच्चों, तो मैं हार्डली 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, शायद 50 किलोमीटर की हाइट तक उठा रहा हूं। अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा हाइट तक लेके जाऊं, समवट 1000 किलोमीटर, समवट 2000 किलोमीटर, समवट 10,000 किलोमीटर, समवट 1 लाख किलोमीटर, अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा हाइट तक लेके जाऊंगा बच्चों, देन दिस फार्मूला वुड नॉट be applicable, because you people have seen in the junior class बच्चों that gravitational acceleration decreases on moving upward। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो बच्चों, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, में कमी आती है। भाई जमीन पर कम था, ऊपर गए ज़्यादा, सॉरी जमीन पर ज़्यादा था, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो बच्चों वैसे वैसे उसमें कमी आती है। तो एक्चुअली यहाँ हम ये मानकर चल रहे हैं कि स्मॉल g जो है दैट इज एज्यूम टू बी अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है बच्चों। अदरवाइज अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल जी में चेंज आएगा, स्मॉल जी का बढ़ेगा घटेगा, वो बात की बात है जो भी हो बच्चों, लेकिन उसमें चेंजेस आएंगे, और उसमें चेंजेस आएंगे तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अभी हम आगे चल के बच्चों ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, चैप्टर ग्रेविटेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उस समय हम लोग देखेंगे कि अगर दो बॉडी अगर मान लीजिए बहुत ऊंचाई तक लेके जाया जाए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जाया जाए, तब उस केस में फार्मूला क्या बनकर आएगा। बट दिस expression, this equation or this identity is applicable if height is very small। कब बच्चों, यदि हाइट अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो। इफ दिस h इज नेग्लिजिबली स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू r, अगर h की वैल्यू r से बहुत कम है बच्चों तो ये लग जाएगा, अगर h की वैल्यू r से कम नहीं है तो ये नहीं लग पाएगा। तो ये कुछ बच्चों बेसिक सी बात थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। कितनी वैल्यू आई उसकी, mgh, वेयर h इज द हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। या एक और मिसकॉन्सेप्शन रहता है बच्चों कई लोगों का कि ये जो mgh एनर्जी आई है ये किसकी एनर्जी आई है, व्हाट इज ये जो mgh एनर्जी है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं कि इस बॉडी की एनर्जी है, लेकिन ये कहना थोड़ा सा लॉजिकली बच्चों तार्किक रूप से गलत होगा। एक्चुअली ये जो एनर्जी आती है ये इन दोनों के बीच के म्यूचुअल फोर्स के कारण आती है। भाई ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में लग रहा है। भाई mg जो लग रहा है वो भाई इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है, ये आपने FBD बनाया इसका mg फोर्स लग रहा है, तो देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। अगर इस ग्राउंड ने, इस धरती ने बच्चों इस ब्लॉक पर, इस बॉडी पर mg फोर्स लगाया है, तो वो ब्लॉक भी तो इस ग्राउंड पर mg फोर्स लगाएगा, वो भी तो बराबर होगा। तो दोनों फोर्सेस बच्चों बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे, नेचुरल सी बात है, दोनों सेम होंगे। तो ये जो फोर्स है बच्चों, ये जो एनर्जी आई है, दोनों के म्यूचुअल फोर्स के कारण आई है, दोनों के बीच के आपसी बल के कारण आई है, और आपसी बल के कारण आई है बच्चों, इसी पारस्परिक बल के कारण आई है, इसीलिए इसे हम बोला करते हैं बच्चों म्यूचुअल एनर्जी।
इसे म्यूचुअल एनर्जी भी कहा जाता है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ केसेस में ये म्यूचुअल एनर्जी भी कहला जा सकती है। क्यों? बिकॉज दिस इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय दीज बॉडीज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज। लाइकवाइज जैसे मैंने अभी आपको चार्जेस का एग्जांपल बताया बच्चों, तो जो चार्जेस होते हैं वो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो वहाँ पर भी जो उनके पास में एनर्जी होती है बच्चों, वो म्यूचुअल एनर्जी होती है। वैसे आप उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया करते हैं, अगर आपको पता हो। बोर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा बच्चों, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। बट वो जो एनर्जी होती है दैट इज आल्सो अ म्यूचुअल एनर्जी, पारस्परिक आपसी ऊर्जा होती है। तो ये कुछ छोटी सी बात थी बच्चों। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी में, और इसमें कुछ और कॉन्सेप्चुअल बातें बताते हैं। जो कुछ लिखा बच्चों मैंने, अगर वो नहीं लिखा हो तो आप उससे कॉपी कर लीजिएगा पहले। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक आपको काम की बात बताता हूँ। अभी देखिए बच्चों, मैं किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पर था और मैं उसे बी पर लेके जाता हूँ। यदि बच्चों मैं किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाता हूँ और यहाँ पर बच्चों मैंने इसको h height displacement दिया। When I'm taking this from A to B, how much displacement I'm imparting to it? I'm imparting displacement h दे रहा हूँ। तो मुझे कितना वर्क करने का, दैट व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। और उसके लिए काम करते हैं बच्चों, मुझे ए से बी तक लेके जा रहा हूँ और मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप चाहें तो बच्चों क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिए कितना वर्क होगा। अब जब ये करेंगे बच्चों, तो सपोज कीजिए हमारा ग्राउंड यहाँ पर है, हमारा ग्राउंड यहाँ पर है बच्चों, और मैंने मान लिया कि चलिए जब पॉइंट ए था उसकी ग्राउंड से हाइट जो है बच्चों वो एल है। उसकी जो ग्राउंड से हाइट है बच्चों वो कितनी है? एल। सपोज कर लिया मैंने कि वो जो पॉइंट ए है उसकी ग्राउंड से हाइट एल है। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, व्हेन यू आर टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी, when you are taking it from A to B, then what you will find बच्चों, आपको कोई घिसी पिटी सी बात होगी। और यहाँ हम जो लेके जा रहे हैं बच्चों, that we are raising it with the constant velocity, so what is the force acting downward would be the force acting upward, so work done would be बच्चों Fs cos theta, and here in this situation force is of course mg, displacement imparted is h, so work done would be equals to बच्चों mgh। तो ये वर्क होगा, ये वर्क आ जाएगा। ये देखिए भाई, इस केस में जो वर्क आपको करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, जो वर्क आया बच्चों वो mgh आया। यहाँ पर मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप जरा गौर कीजिएगा बच्चों। आपने ए से बी तक लेके गए, आपने कितना वर्क है आपको वो निकालना है। एंड एज आई टोल्ड अर्लियर दैट वी पीपल आर रेजिंग इट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड वुड बी अपवर्ड, और F इक्वल्स टू mg, वर्क डन निकाल दिया। अब यहाँ पर बच्चों ये जो वर्क डन आया, आप इस पर जरा गौर कीजिए। क्या ये वर्क जो आया है बच्चों, क्या इसके फार्मूले में कहीं पर भी ये जो पॉइंट ए था उसकी इनिशियल हाइट लिखी हुई आ रही है? भाई वो मैंने मान लिया कि चलिए ग्राउंड यहाँ पर है, उसकी जो इनिशियल हाइट है वो है एल। मैंने मान लिया उसकी इनिशियल हाइट कितनी बच्चों? एल है। मैंने उसको एल मान लिया। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, इस केस में आप देखिए ये जो फार्मूला लिखा हुआ आया, इसमें कहीं पर भी एल लिखा हुआ आ रहा है? इज देयर एनीवेयर एल? नहीं आ रहा। एल बच्चों जो है वो कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। ये देखिए साहब, कहीं पर भी एल लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। केवल सिंपली आपने भाई mgh, आपने उसे ए से बी तक डिस्प्लेस किया, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया, बस वो mg इंटू एच, चैप्टर क्लोज। इट इज इमटेरियल कि जब मैं उसे यहाँ से यहाँ लेकर गया हूँ तो मैंने साहब, जब मैं उसे यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ तो मैंने इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा बाबा मेरे को कि मैं उसे शुरुआत में उसको कितनी हाइट पे रखा था। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैंने शुरुआत में उसे कितनी हाइट पे रखा था। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों कि ये जो वर्क डन है ये इनिशियल हाइट पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल हाइट पर डिपेंड नहीं करता। सपोज कीजिए अगर कोई बंदा यहाँ पर ग्राउंड लेके चले, इससे मान ले कि शुरुआत की हाइट एल है, या कोई ऐसा व्यक्ति चले कि मान लीजिए ग्राउंड को यहाँ नहीं मानते हुए ग्राउंड को यहाँ मान ले, ग्राउंड को यहाँ मान ले, और ये सपोज कर ले कि चलिए साहब शुरुआत में पॉइंट ए की जो ज़मीन से हाइट थी वो कैपिटल एच थी, लेकिन मैं वर्क डन जब निकालता हूँ तो ये आता वर्क डन स्मॉल एल या कैपिटल एच, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित जो प्रश्न होंगे बच्चों, अभी हम करेंगे वन बाय वन, उनमें आप देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी से जो वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनमें वर्क डन जो होता है बच्चों वो ग्राउंड पर डिपेंड नहीं करता कि आपने ग्राउंड किसको माना है। आपने ग्राउंड किसको माना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्राउंड यहाँ पर मानिए, ग्राउंड यहाँ पर मानिए,
या इवन आप मान लीजिए बच्चों आप ग्राउंड को ए पर ही मान लीजिए कि आप शुरुआत में सपोज कर लीजिए कि जो ग्राउंड था वो या जो ए जो शुरुआत में वो जो ऑब्जेक्ट था वो ग्राउंड पर ही रखा था। अब आप देखिए आपने वर्क डन के फार्मूले को डिराइव किया, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि शुरुआत में उसकी ग्राउंड से हाइट एल थी या कैपिटल एस थी या वो ग्राउंड पे रखा था मतलब जीरो थी, immaterial. The basic thing is that whatever problems we are solving in case of potential energy वो उनकी इनिशियल हाइट पर डिपेंड नहीं करती कि इनिशियल हाइट क्या थी, अगर आपको वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। अब आप जो ये mg आपके पास में ये जो वर्क डन आया, इस वर्क डन को बच्चों मैं एक दो दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जरा गौर कीजिए। अगर सपोज कीजिए मैं ये वाला केस लेता हूँ जिसमें ग्राउंड ये था। अब यहाँ पर देखिए जब पॉइंट ए पर था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, जब आपने ग्राउंड को यहाँ पर लिया है, कहाँ पर लिया, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, तो उस केस में बच्चों उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रही होगी बच्चों mg/l रही होगी इनिशियल। क्योंकि देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, एल हाइट पर, और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैं एच हाइट पे लेके जाता हूँ तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है। तो जब ये पॉइंट यहाँ पर था तो इसकी शुरुआत में एनर्जी कितनी थी बच्चों mgl, और फिर बाद में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बच्चों mg/l+h। भाई in the latter part of this particular journey, earlier it was here, now it is here, so what is its height from the ground? Its height from the ground is l+h. Is it okay? This is l, this is h, so ये हो जाएगा। तो जो वर्क डन आएगा बच्चों, that work done would be equals to final energy minus initial energy। एक मिनट, मैं ये नहीं बोल रहा कि वर्क डन फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, जस्ट मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ। आई एम जस्ट डिटरमाइनिंग देयर डिफरेंस। व्हेन आई एम डिटरमाइनिंग देयर डिफरेंस बच्चों, व्हाट आई फाइंड, uf माइनस ui इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, दिस इज mgl प्लस mgh फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज mgl। भाई देखिए फाइनल एनर्जी कितनी होगी, mgl प्लस mgh माइनस mgl, यही होगी। अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, mgl से mgl कैंसिल, और ये किसके बराबर आ गया बच्चों, mgh के। और अभी थोड़ी देर पहले आपने जो डिराइव किया इतना ही वर्क आया था। तो मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर कितना बच्चों, वर्क डन। फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर वर्क डन। अब बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से करूं, जब मैं ग्राउंड को यहां मान रहा हूं, तो जब मैं यहां मान रहा हूं तो बच्चों इनिशियल एनर्जी कितनी, इनिशियल एनर्जी होगी कितनी, mgh, बिकॉज यू हैव सपोज दैट योर ग्राउंड इज हियर। आपने ये माना है कि आपका ग्राउंड यहाँ पर है। अब जब ये यहाँ पर होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट होगी बच्चों, कैपिटल H होगी। और फाइनल एनर्जी जो होगी बच्चों वो होगी mg into capital H plus small h, because when this object is taken from here to here, then its height from the ground is capital H and here it is small h। so बच्चों ये हो जाएगी इनिशियल, ये हो जाएगी फाइनल। अब बच्चों मैं अगर इन फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस निकाल कर देखूं, फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस निकाल कर देखूं, तो अव्वल तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस वुड बी mg कैपिटल H प्लस mg स्मॉल h माइनस mg कैपिटल H, और इन दोनों को बच्चों कैंसिल कर देने के बाद व्हाट यू विल फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू mgh। तो ये आपके पास में क्या आया बच्चों, इतना ही थोड़ी देर पहले वर्क आया था। तो इससे हमको दो तीन बातें मालूम पड़ रही है बच्चों। पहली बात तो ये हो रही है कि आप कहीं को भी ग्राउंड मानिए, वर्क डन, पहली बात तो उसकी ओरिजिनल शुरुआत में आपने क्या हाइट ली थी या आपने ग्राउंड किसको माना, आप उसको दो तीन भाषाओं में बोल सकते हो। आइदर यू से कि आपने शुरुआत में किसको ग्राउंड माना है, या आपने उसकी शुरुआत पे हाइट कितनी ली है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन सिर्फ और सिर्फ आपने उसको कितनी हाइट रेज किया है। अगर आपने उसको h हाइट रेज कर दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क होगा बच्चों वो mgh हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। और दूसरी बात हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि बच्चों हम ग्राउंड किसी को भी मान रहे हैं, अल्टीमेटली आप एक बात देख रहे हैं कि आप देखिए वर्क डन जो आ रहा है अल्टीमेटली बच्चों वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी के बराबर आ रहा है। बस एक शर्त बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो गलती करते हैं कई लोग, यहाँ पर हमने जितना फोर्स ऊपर लगा है उतना ही फोर्स नीचे लगा है, मतलब यू पीपल आर रेजिंग दैट ऑब्जेक्ट विद द कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से लेके जाया जा रहा है बच्चों तो वर्क डन ग्राउंड की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, अर्थात उसका पहले वाला एलिवेशन क्या था उस पर डिपेंड नहीं करता। और आप कहीं को भी ग्राउंड मानिए, हमेशा आप देखेंगे वर्क डन जो आएगा बच्चों वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तुल्य, समान, इक्वल आ जाएगा। तो वर्क डन जो आ गया बच्चों दैट इज इक्वल टू mgh, वर्क डन जो आ गया बच्चों दैट इज इक्वल टू mgh। होप यू पीपल आर गेटिंग दिस प्रॉपर्ली।
तो ये एक छोटी सी बात है बच्चों, मतलब यूं मैं कह सकता हूं दूसरी भाषा में कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेके जाता हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेके जाता हूं तो वर्क डन मुझे करना पड़ता है mgh, और जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है। देखो इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी इतनी थी, दोनों का डिफरेंस निकाला। सो व्हाट वर्क वी आर डूइंग इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस मिल रहा है, उतना ही उसमें चेंज मिल रहा है। आपने ये करा, इवन आप ग्राउंड अगर इसको मान लेते हैं, चलिए 1 मिनट इसको मान लीजिए, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जो इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mg इंटू 0, बिकॉज mgh के फार्मूले में जो h होती है बच्चों वो उसके ग्राउंड से हाइट होती है। इन दिस केस इफ यू एज्यूम दिस ग्राउंड इज हियर, तो ये ऑब्जेक्ट शुरुआत में यहीं पर रखा है, तो शुरुआत में अगर यहीं रखा है तो उसकी ग्राउंड से हाइट 0 होगी। इफ इट इज केप्ट हियर तो उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी बच्चों, 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी, और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। तो वर्क डन जो होगा बच्चों दैट इज यू विल फाइंड इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू mgh। सो ये बच्चों जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो वर्क डन होगा बच्चों वो mgh के बराबर आएगा। मतलब अल्टीमेटली बार बार बात वही घिसी पिटी सी आ रही है बच्चों की, वर्क डन जो है आपने ग्राउंड किसको माना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, और वर्क डन जो आ रहा है बच्चों दैट इज यू कैन फाइंड इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, क्योंकि आप देखिए यूएफ माइनस यूआई निकालिए, उसकी वैल्यू भी mgh आ रही है, वर्क डन की वैल्यू भी mgh आ रही है। इसका मतलब कुल मिलाकर यही हो गया कि जो वर्क डन है बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू अ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस्ड दैट इज यूएफ माइनस यूआई। तो ये एक बहुत काम की बात है बच्चों, और इसी पर बेस चलिए हम एक प्रॉब्लम करते हैं। आप पहले ये अच्छी तरह से लिख लीजिएगा बच्चों की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्राउंड की पोजीशन पर या इनिशियल एलिवेशन पर डिपेंड नहीं करती है। जो वर्क डन होता है बच्चों वो पोटेंशियल एनर्जी पर, वो इनिशियल हाइट पर डिपेंड नहीं करता। आप जो मर्जी रखिए इनिशियल हाइट, आप ग्राउंड कहीं कोई मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो चलिए एक क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों मैं कि एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग under the force of gravity when its potential energy is decreased by u, when its potential energy is decreased by u, then what is its speed। जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में u की कमी आ गई तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। यहाँ पर ये लेके चलिएगा बच्चों की जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी। आई स्पीक वंस अगेन बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड बाय u, व्हाट इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय इट assuming it to be rest initially। करिएगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके करिएगा। अभी देखिए एक ऑब्जेक्ट बच्चों जब एक जगह से दूसरी जगह तक अभी गिर रहा है नीचे, इट इज़ फॉलिंग। अब जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए शुरुआत में वो ए पर था, अब बाद में वो बी पर आ गया, तो वो यहाँ से यहाँ तक आया, और उस यहाँ से जब वो ए से बी तक आया, जब वो ए से बी तक आया साहब, तो मैंने मान लिया कि साहब चलिए वो एक काम करते हैं, वो एच नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया बच्चों, एच। अब वो जितना नीचे आए, अगर वो मान लीजिए एच डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितने की कमी आ जाएगी, mgh की आ जाएगी। भाई वो नीचे गिर रहा है ना, जब वो ए से बी तक आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी mgh की, ये तो आप जानते हैं। अगर h हाइट ऊपर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने की ग्रोथ आई, mgh की। नीचे ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh की कमी आ गई। अब ये कमी किसके बराबर होगी बच्चों, u के। क्यों, क्योंकि हमने जो कमी निकाली बच्चों वो mgh और वो बोल रहे हैं u है, मतलब दोनों बातें एक ही होगी। भाई हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट a से b तक आया, h नीचे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में mgh की कमी आई, और यही किसके बराबर होगा बच्चों, u के। तो ये तो हमारे पास में एक बात हो गई mgh, और इससे h की वैल्यू अगर बच्चों मैं निकालता हूं तो h की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, u अपॉन mg। h की वैल्यू आ गई बच्चों u अपॉन mg। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब u कितना बच्चों, u जो है दे रखा है 0, और a कितना बच्चों इस केस में g के बराबर, ए जो है बच्चों वो जी के बराबर है, और बिकॉज इट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये u और अपॉन कितना बच्चों mg। अभी यहाँ पर g से g क्या हो जाना है बच्चों, और कैंसिल हो जाना है, क्योंकि अभी 1 मिनट नहीं समझ में आया तो मैं लिखे देता हूँ एक स्टेप और बढ़ाकर बच्चों। एक्सीलरेशन तो g के बराबर होगा, और जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है बच्चों वो h के बराबर है। व्हेन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम a टू b, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट इट हैज टेकन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू h, सो दिस इज इक्वल्स टू 2gh, एंड हियर h as you can find
इज इक्वल टू एम जी। एच जो होगा बच्चों वो एम जी के बराबर होगा, तो यहाँ पर जी से जी कैंसल, सो वी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यह आएगा, उससे वी की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू अंडर द रूट 2u बाय एम। सो दिस इज द स्पीड एक्वायर्ड बाय द बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक आया तो उसमें भाई हमसे बोला है कि इट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज बाय यू, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो जब वो ए से बी तक आया तो बच्चों मान लिया कि वो एच नीचे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में mgh की कमी आई जो कि यू दे रखी है आपको, और उससे आपने एच निकाला, यहाँ रख दिया, काम हो गया। अदरवाइज बच्चों इसको हम जो है वो कुछ लोगों ने शायद पॉज करके करा भी होगा और दिल में ही दिमाग में ही कर लिया होगा। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो थी नहीं। इस लेवल की प्रॉब्लम तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, जूनियर क्लासेस में भी कर चुके हैं। इनफैक्ट आपको ध्यान हो बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी हो सकती है। सच इस चैप्टर में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, बट फिर भी पहले भी तो पढ़ा हुआ आपने, तो उस आधार पर अगर हम देखें तो बच्चों हाँ हम एक बात जानते हैं कि व्हाट इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पर्टिकुलरली आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि बॉडी फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और अगर किसी बॉडी को नीचे गिराया जाए या ऊपर ले जाया जाए तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एंड व्हाट इज द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। आप लोग संभवतः जानते हैं बच्चों। तो जब वो यहाँ से यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी में यू की कमी आई। अब पोटेंशियल एनर्जी में जितने की कमी आई काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ जाएगी, बिकॉज एनर्जी कांस्टेंट है। तो इफ देयर इज डिक्रीज इन वन एनर्जी देयर वुड बी ग्रोथ इन अनदर एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यू कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो है वो इतनी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। भाई काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई, पहले पोटेंशियल एनर्जी में इतने की कमी आई, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई। तो यहाँ से भी अगर मैं वी स्क्वायर निकालता हूँ बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू 2u ओवर m। आई वुड से v इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2u ओवर m। तो बच्चों ये आपके पास में v की वैल्यू आ गई। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई होगी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड और इज मूविंग अपवर्ड, मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द जर्नी वुड रिमेन कांस्टेंट। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स काम नहीं था। अब हम एक काम करें बच्चों, यहाँ पर और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए साहब, हमें यहाँ पर एक रॉड दे रखिए, ये गौर कीजिएगा बच्चों, हमें एक रॉड दे रखिए, ये लीजिए। और ये एक रॉड है बच्चों यूं, इसका मास ले लीजिए m, इसका मास ले लीजिए m, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो h है। इसकी जो हाइट है बच्चों वो h है। यूनिफॉर्म थिकनेस की रॉड है। रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस of length h is kept in this way, as you can see from the diagram. Calculate its GPE, its gravitational potential energy. इसकी GPE की गणना कीजिए बच्चों। क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके अपने कर्तव्य फर्ज धर्म को निभाइए और आप फटाफट बच्चों इसकी GPE यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। अब जब इसे आप करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, देखिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे इसका आंसर होगा 0 बोलेंगे। बोले क्यों? क्योंकि सर देखिए जो मास है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, और अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया mgh। अब चूंकि सर h की वैल्यू 0 है, चूंकि सर h की वैल्यू 0 है इसलिए सर ये 0 आएगा। बिकॉज देखिए सर इसका लोअर एंड ना जमीन को छू रहा है। इट्स लोअर एंड इज टचिंग द ग्राउंड। सम पीपल विल से इन दिस मैनर। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार सर, देखो सर एक बात देखो आप, सर ये ज़मीन को छू रहा है, दूसरा जो एंड है सर वो कितनी हाइट पे है सर, h हाइट पे। तो अपन एक काम करें सर, एक छू रहा है और एक बिल्कुल टॉप पे, तो अपन सबसे ज़्यादा वाले की लेंगे सर। सबसे ज़्यादा वाले की सर कितनी, सबसे ज़्यादा वाले की कितनी, mgh, ये लीजिए। और कुछ लोग बोलेंगे 0, जैसा मैंने आपसे कहा। हो सकता है आप लोगों ने करा होगा, अगर 2 4 5 लोग साथ में बैठ के देख रहे होंगे वीडियो तो वो जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि हाँ यार मैंने ऐसे करा, इसने ऐसा करा, यार सर बात तो सही कह रहे हैं। ये एक बहुत काम की प्रॉब्लम बच्चों, जरा ज़्यादा अटेंशन पे कीजिएगा। और एक एंड इसका ज़मीन पे छू रहा है इसलिए हमने बोल दिया 0, क्योंकि जब 0 है। अब एक बंदा बोलेगा mgh, सर सबसे ज़्यादा वाले की लो सर mgh, ये दिमाग में आया होगा शायद। अब यहाँ पर जरा सोचिए बच्चों, क्या 0 लिखना सही होगा? 0 लिखना क्या सही होगा कि हम बोलेंगे ग्राउंड पर इसलिए 0?
क्या पूरा का पूरा मास ग्राउंड पे रखा हुआ है? क्या पूरा का पूरा मास ग्राउंड पर रखा हुआ है? बच्चों जीरो कब बोलना चाहिए मुझे? जीरो मुझे तब बोलना चाहिए जब पूरी की पूरी रॉड को ही मैंने ग्राउंड पर रख दिया हो। अगर इंटायर रॉड, कंप्लीट रॉड, होल रॉड इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, अगर मैंने बच्चों पूरी की पूरी रॉड को ही ग्राउंड पर रख दिया हो, जैसे ये देखिए, तो अनडाउटेडली बच्चों इस केस में जीरो ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नकार नहीं सकती, बिकॉज टोटल मास इज केप्ट एट द ग्राउंड। और बच्चों यदि मैं इसमें क्या करूं, ये देखिए, अगर ये ग्राउंड है हमारा और मैं पूरी की पूरी रॉड को बच्चों ऐसे रख दूं, इफ आई एम टेकिंग दिस कंप्लीट रॉड हियर, इस तरह से मैं रख दूं, तो बच्चों फिर उस केस में पूरा का पूरा मास एच हाइट पर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। भाई आप जब ये फार्मूला डिराइव करते हो mgh, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो मास इस पार्टिकल का रहता है वो पूरा का पूरा आपने इसे जमीन से एच हाइट पर ले गए, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh आई। अगर आपने इंटायर मास को पूरा, वो एक बॉल थी, वो एक रॉड थी, कुछ भी भैया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं पूरा का पूरा ही उसको जमीन से बच्चों एच हाइट पर रख दूं, तो अनडाउटेडली बच्चों उसकी जो एनर्जी आएगी वो mgh आएगी। और अगर मैं पूरे मास को ही जमीन पे ले जाकर रख दूं तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पंगा क्या है बच्चों, रॉड पे केवल मास यहाँ पर है या केवल मास यहाँ पर है? जरा ये खोपड़ी लगाइए, क्या रॉड का जो सारा का सारा मास है वो यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं है। रॉड का क्या सारा का सारा मास यहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं है। यही काम की बात है बच्चों, इज द टोटल मास ऑफ रॉड इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर? नॉट। इज द टोटल मास ऑफ रॉड इज कॉन्सेंट्रेटेड हियर? नो। भाई मास तो इसमें हर जगह, यहाँ हर जगह पार्टिकल है। मास बच्चों यहाँ पर भी है, मास यहाँ पर भी है, मास यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। एवरीवेयर देयर इज मास। हर जगह तो मास है बच्चों, इसमें हर जगह तो पार्टिकल रखें। तो अब हर जगह पार्टिकल रखें, और एक बात काम की, यहाँ पर बच्चों हर जगह पार्टिकल रखे हैं, और हर पार्टिकल की इससे हाइट भी अलग है। भाई किसी पार्टिकल की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और 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 ज़्यादा है, किसी की सबसे ज़्यादा है। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से रॉड मिलकर बनी है, और डिफरेंट पार्टिकल्स की जो मास है बच्चों, अब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी, और डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की हाइट डिफरेंट है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों, वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। नाम ही पोजीशन एनर्जी है, कॉन्फिगरेशन एनर्जी है। सो हियर व्हाट यू विल फाइंड, द रॉड, द टोटल मास ऑफ रॉड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट द बॉटम। द टोटल मास ऑफ रॉड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। ना तो टोटल मास यहाँ पर है, ना 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 यहाँ पर है। और टोटल मास तो बच्चों सब जगह बिखरा पड़ा है। द मास इज शेयर्ड इक्वली इंटायर लेंथ पे रखा हुआ है उसकी बच्चों, उसकी पूरी लंबाई में रखा हुआ है मास। मास केवल यहाँ नहीं है, मास केवल यहाँ नहीं है, मास का मैंने जिन जगहों पर बीच में नहीं बनाया वहाँ पर भी मास है, इवन यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी मास। तो भैया इसमें अगर मैं कहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि दिस इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर ये रॉड बनी है। ये तो हम समझ सकते हैं बच्चों कि रॉड इज कंपोज्ड ऑफ सो मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, और हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है, हर पार्टिकल की जमीन से कुछ ना कुछ हाइट है, हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब क्या होगा बच्चों, और डिफरेंट, और काम की बात यह कि हर पार्टिकल की जमीन से हाइट जो है बच्चों वो डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, एक बात बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, अपने दिमाग से बिल्कुल चिपका लीजिए कि जब जब वेरिएशन आता है और जब जब परिवर्तन आते हैं, उनके साथ में बच्चों इंटीग्रेशन फ्री में आता है। जब जब वेरिएशन आएंगे बच्चों, जब जब परिवर्तन आएंगे, उनके साथ में समाकलन यानी कि जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो बिल्कुल फ्री में आएगा। तो यहाँ एक क्यों जरूरत पड़ रही है, बिकॉज डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट। डिफरेंट पार्टिकल्स की जमीन से हाइट बच्चों डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर उसी से संबंधित मैं बात बता रहा हूँ। ये देखिए, ये आपने रॉड ली, ये लीजिए आपने रॉड ली। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। हम एक काम करें, सबसे पहली बात तो चूंकि इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, हर जगह इसकी थिकनेस एक जैसी है। ऐसा नहीं कि कहीं रॉड पतली है, कहीं रॉड मोटी हो गई। भाई मालूम पड़ा यहाँ से यहाँ तक तो रॉड पतली थी, भाई देखिए यहाँ से यहाँ तक तो रॉड पतली थी और यहाँ जाके मोटी हो गई और बाद में जाके और मोटी हो गई, ऐसा तो नहीं है। भाई इसकी थिकनेस तो हर जगह एक जैसी है। तो हम एक बात है बच्चों, इसकी हाइट है h। अब आप देखिए h लेंथ का मास, h लेंथ का जो मास है बच्चों वो है कैपिटल M। इसकी लेंथ कितनी है, h है, h लेंथ का मास है बच्चों कैपिटल M। तो यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर लेंथ का
h लेंथ का मास है बच्चों m, तो यूनिट लेंथ का मास जो होगा बच्चों वो होगा m/h। यूनिट लेंथ का मास है बच्चों m, सॉरी l लेंथ का मास है या h लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा बच्चों m/h। और ये जो यूनिट लेंथ का मास होगा बच्चों इससे हम लिख लेते हैं लेमडा से। इसे हम काय से लिख लेते हैं बच्चों? लेमडा से। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं बच्चों। जब हमको लीनियर डेंसिटी लिखनी हो तो हम लोग लिखेंगे लेमडा, जब एरियल डेंसिटी लिखनी होगी तो हमको लिखेंगे बच्चों सिग्मा, और जब वॉल्यूम डेंसिटी लिखनी होगी बच्चों तो हम लिखेंगे रो। तो एल लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा बच्चों m/l, और यूनिट लेंथ का जो मास होगा बच्चों उससे मैंने लिख दिया कितना रे, उससे मैंने लिख दिया लेमडा। h लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m/h, और दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल लेमडा। अभी क्या होता है बच्चों, अब मैं एक काम करता हूं। अब देखिए डिफरेंट पार्टिकल की जमीन से हाइट डिफरेंट है, और ये बिल्कुल कंट्रास्ट मान लीजिए जब जब वेरिएशन आया फ्री में इंटीग्रेशन मिलना ही मिलना है। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं। ये देखिए जिसको मैंने शेडेड बनाया है, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं बच्चों जिसकी मैं जमीन से हाइट ले लेता हूँ x, जिसकी मैं जमीन से हाइट ले लेता हूँ x, और ऐसा छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करता हूँ बच्चों जिसकी लेंथ है dx। ऐसा छोटा सा पार्ट कंसीडर करता हूँ बच्चों जिसकी लेंथ है dx। मान लिया भाई मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म सा पार्ट कंसीडर करा, कितनी लेंथ का बच्चों? dx लेंथ का कर लिया, और उसकी हाइट कितनी बच्चों? x, जमीन से हाइट उसकी x। तो बच्चों यहाँ उसका जो मास होगा, अगर मैं h लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास है इतना, तो बच्चों dx लेंथ का मास कितना होगा? जो dx लेंथ होगी उसका जो मास होगा बच्चों वो कितना होगा? वो होगा लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx होगा। अरे भाई यूनिट लेंथ का मास लेमडा, तो dx लेंथ का मास लेमडा इंटू dx। ये तो स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स जो आप लोग लगाते आ रहे हैं। तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू m/h dx। वो m/h dx के बराबर हो जाएगा। एंड लेट मी सपोज दैट मास ऑफ दिस स्मॉलर पार्टिकल इज dm। मैंने मान लिया कि इसका मास जो है बच्चों वो dm है। एच सच यू पीपल हैव ऑलरेडी फाउंड इसका मास इतना है। मैंने इसको जस्ट सिंपल रूप देने के लिए मैंने सपोज कर लिया कि उसका मास कितना बच्चों? dm, ये सपोज कर लिया। तो अब बच्चों आपके पास में ये उसका मास आ गया। तो वो जो छोटा सा पार्ट होगा बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका मास इंटू जी इंटू उसकी ज़मीन से हाइट है। अरे भाई, अरे यहाँ जो पार्ट कंसीडर किया है, यहाँ जो मैंने पार्ट कंसीडर किया है उसका मास है dm, उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो चलिए उस पर लग रहा है स्मॉल जी, और उसकी ज़मीन से जो हाइट है बच्चों वो है x। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बच्चों कितने? dm इंटू gx, ये कुछ आएगी। और यहाँ पर बच्चों दिस वुड बी m/h dx, m/h dx। ये तो हो गया उसका मास इंटू जी इंटू एक्स। तो ये बच्चों उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। वो जो छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया बच्चों ये उसकी एनर्जी आई है। तो जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, टोटल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी। भाई वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वुड आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों वो ऐसी छोटी छोटी एनर्जी का सम होगी। ऐसी छोटी छोटी एनर्जी का सम कर लेंगे। u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी यू। अब u इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी यू बच्चों, तो ये लीजिए m/h g और m/h, फिर उसके बाद में बच्चों gx, और यहाँ x लिखा हुआ है मतलब x की पावर 1 लिखा हुआ है। तो ये आपने du की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब एक्चुअली क्या होगा, आप बच्चों जैसे आपने उस पार्टिकल की एनर्जी निकाली, उस पार्टिकल की एनर्जी निकाली, ऐसे 1 बाय 1 आप सबकी एनर्जी निकाल रहे हैं। आप 1 बाय 1 इसके सबकी एनर्जी निकाल रहे हैं। आप इसकी निकाल रहे हैं, फिर इसकी निकाल रहे हैं, फिर इसकी निकाल रहे हैं, फिर इसकी निकाल रहे हैं। ऐसे करते करते आप इसकी निकाल रहे हैं। जब आप इन सबकी निकाल देंगे बच्चों, उन सबका सम कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबका सम कर देना है। एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, सिंपली अलजेब्रिक सम करने का है बाबा, मेरे को मैथमेटिकल एडिशन करने का है। पहले मैं इसकी एनर्जी निकालूंगा, फिर इसकी, 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 और फिर फाइनली आखिरी वाले पार्टिकल की बच्चों। तो सबकी एनर्जी का सम कर देंगे। तो यहाँ पर जब मैं रहूँगा तो यहाँ पर मतलब मैं शुरुआत आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल गो टू दियर। और वो मैं कैसे जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैंने x लिया था, तो जब मैं यहाँ लूँगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? बिल्कुल बॉटम वाला जो पॉइंट लूँगा बच्चों उसकी x की वैल्यू होगी 0, बिकॉज आपने ये जो x लिया बच्चों वो बॉटम से ही लिया है।
आपने जो x दिया बच्चों वो बॉटम से लिया है, तो जब यहाँ पर थे तो x की वैल्यू 0, और जब बिल्कुल टॉप पर पहुंचे तो x की वैल्यू h। जब आप बॉटम पर रहोगे तो x की वैल्यू 0, और जब बिल्कुल टॉप पर पहुंचोगे बच्चों तो x की वैल्यू हो जाएगी h। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों mg/h, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और लिमिट होगी बच्चों 0 to h। आई रिपीट, ये mgh/x है बच्चों, x का इंटीग्रेशन x²/2, और लिमिट जो होगी बच्चों वो 0 to h होगी। और ये लीजिए बच्चों ये mg/h, और ये 2 भी आएगा बच्चों साथ में, और यहाँ पर आ जाएगा h² - 0², h² - 0², और h² से बच्चों h कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा बच्चों, दिस यू विल फाइंड इज इक्वल टू mgh/2, mgh/2। तो ये आपके पास में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मैं एक बार फिर से बताता हूं बच्चों, यहाँ पर हमने पहले तो हमें ये मालूम होना भी जरूरी है बच्चों कि इंटीग्रेशन हमने क्यों किया। अनफॉर्चुनेटली कई बार ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, अनफॉर्चुनेटली कई बार ये टीचर्स भी नहीं समझाते हैं। टीचर्स बता तो देते हैं हाँ बेटा इसको इंटीग्रेशन से करना है, पर वो ये नहीं बताते हैं कि इसे ऐसा क्यों करना है। वो क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो बच्चों वही असली टीचिंग की पहचान है कि आप प्रश्नों को पहले से ही बता दें कि ये ऐसा क्यों होता है। प्रश्नों को करना बड़ा काम नहीं होता बच्चों, प्रश्नों को क्यों ऐसे करना ये बड़ा काम होता है, और यही एक टीचिंग का बहुत बड़ा एप्टीट्यूड भी होता है। अभी मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पर हुआ क्या, किसी ने बोला 0, पर वो 0 कब होता बच्चों, कि आपने बोला कि सर रॉड ऐसे रखी हुई इसलिए इसको 0 बोल दो। अरे 0 क्यों बोल दो, क्या पूरा का पूरा मास जमीन पे रखा हुआ है? अगर पूरा मास जमीन पे रखा हुआ है तो आप बिल्कुल 0 बोलिए, नो बडी कैन इग्नोर यू, कि हाँ साहब टोटल मास की ही जमीन से हाइट 0 है। अगर टोटल मास जमीन से h हाइट पर है तो आप mgh बोलिए, टोटल मास जमीन पर है तो आप 0 बोलिए। इफ टोटल मास इज केप्ट एट ग्राउंड आप बोल दीजिए 0, अगर टोटल मास कुछ हाइट पर है आप बोल दीजिए mgh। लेकिन यहाँ क्या हुआ बच्चों, ना तो पूरा मास ग्राउंड पे था ना पूरा मास हाइट पर था। भाई जो मास है वो तो बिखरा पड़ा है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ, वो उसकी पूरी लंबाई में वितरित बच्चों है। तो पूरी लंबाई में, क्योंकि हर पार्टिकल की जमीन, भाई ये पार्टिकल जमीन पर है लेकिन इसकी कुछ हाइट है, फिर इसकी कुछ हाइट है, फिर इसकी कुछ हाइट है। सो डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड व्हेन एवर देयर इज अ वेरिएशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। h लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/h। h लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m/h। तो बच्चों dx लेंथ का मास कितना, लेमडा dx होगा, करेक्टली होगा। तो बच्चों अब क्यों, क्योंकि देखिए यूनिट लेंथ का मास लेमडा, तो dx लेंथ का मास, मैंने इतना पोर्शन लिया, इतने पोर्शन का मास जो होगा बच्चों वो होगा लेमडा इंटू dx। 1 मीटर की लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास होगा लेमडा dx, और लेमडा की वैल्यू m/h। तो बच्चों ये अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, उसका मास g इंटू x। और आप ऐसे छोटी छोटी एनर्जी निकालेंगे बच्चों, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, आप ऐसे छोटी छोटी एनर्जी का सम करते जाइए। आप ऐसे छोटी छोटी एनर्जी का बच्चों सम करते जाइए, योग करते जाइए। कैसे, आप इसकी निकालिए, फिर इसकी निकालिए, फिर इसकी निकालिए, फिर इसकी निकालिए, सबका सम कर दीजिए बच्चों, आपके पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी। और इंटीग्रेशन करने का मतलब ही समेशन करना होता है, तो आप इसका सम कर देंगे। और जब आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहला पार्टिकल आपका यहाँ पर था, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 to h रहेगी। बस उसे सॉल्व करना बच्चों, यू विल फाइंड इट इज इक्वल टू mgh/2। हालांकि ये कोई बोल सकता है सर आपने बॉडी का मास स्मॉल m लिया था, यहाँ आंसर में आपने कैपिटल M लिख दिया, तो वो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से भैया कि वो स्मॉल m को कैपिटल M लिख दो, या फिर इधर कैपिटल M को इधर स्मॉल m को कैपिटल लिख दो, या कैपिटल M को स्मॉल कर दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ बच्चों किसी किसी के जहन में आ सकता है कि सर आप अगर देखिए, आपने ये जो शेडेड रीजन जो लिया है, सर आपने ये जो शेडेड रीजन लिया है ये वाला, इसमें ये जो ये वाला जो पॉइंट है सर, इसकी जमीन से हाइट x है, लेकिन जब ये आप यहाँ पर पहुंचे तो जमीन से हाइट सर यहाँ पर x से x प्लस dx हो गई। सर जब आप यहाँ पर थे तो x था, जब आप यहाँ से यहाँ पहुंचे तो x प्लस dx हो गया। तो फिर सर यहाँ भी तो हाइट चेंज हुई। तो बच्चों ये बात सही है कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर भी हाइट में चेंज आया, पर ये जो हम जो d लिखते हैं बच्चों, ये होता है इनफाइनाइटली स्मॉल। इसका मतलब होता है बच्चों अनंत रूप से सूक्ष्म। ये जो dx है बच्चों, ये बहुत कम लिया गया, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी स्मॉल।
ये जो dx आपने लिखा है बच्चों, दिस डिस्टेंस dx इज इनफाइनाइटली स्मॉल, ये बहुत छोटी ली गई है, इतनी छोटी कि इस x के कंपैरिजन में मैं इस dx को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कोई बहुत एबनॉर्मल, बहुत अप्रिशिएबल, बहुत कंसिडरेबल चेंज नहीं आया है, बहुत छोटा सा चेंज आया। पर आई मूव फ्रॉम हियर टू हियर, वेरी स्मॉल चेंज इज ऑब्जर्व, बहुत छोटा, बहुत क्षणिक, बहुत ही तनिक सा परिवर्तन आया है। तो हम मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, आप हाइट x ले लीजिए या x प्लस डी एक्स ले लीजिए, ऑलमोस्ट कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो मैंने x लेकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर टोटल एनर्जी निकाल दी। तो ये हो गया बच्चों इस तरह से। अब जब मैंने इतना सारा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया तो किसी के दिमाग में आ रहा है, कोई शायद मुझ पर हंस भी रहा हो, मुस्कुरा भी रहा हो कि सर कितने बेवकूफ़ किस्म के प्राणी हैं। कैसे बोले सर, आपने इतना सारा चौड़ा लंबा चौड़ा काम करा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा सर, पर मेरा आंसर आपसे बहुत जल्दी आ गया। मैंने उससे पूछा, बोले सर कैसे, तो बोले सर आप एक काम करो। सर देखो ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल्स की ज़मीन से हाइट डिफरेंट थी, डिफरेंट पार्टिकल्स की ज़मीन से हाइट डिफरेंट थी, एक पार्टिकल ज़मीन पर था, एक पार्टिकल यहाँ पर था, ऐसे ही कुछ था। तो आप एक काम करो सर, आपको बताऊं, आप सिंपल सा काम करो, अगर पूरी की पूरी रॉड को सर ज़मीन पर रखते तो एनर्जी कितनी आती, यू आती। सर पूरी की पूरी रॉड को अगर आप जमीन पर रखते तो एनर्जी कितनी आती, यू आती। एंड इफ द टोटल रॉड इज टेकन टू हाइट एच, तो एनर्जी कितनी आती, mgh आती। अब सर क्या हुआ, ना तो इसमें पूरी रॉड जमीन पर रखिए, ना पूरी रॉड हाइट पर रखिए, वो तो ऐसे रखिए। तो सर आप एक काम करो, ना तो आप जीरो लो और ना ही आप mgh लो, आप तो एक काम करो सर, ना तो जीरो लो ना mgh लो, आप तो जीरो और mgh का एवरेज ले लो। सर एक स्टेप में आपका काम हो जाएगा। ले लीजिए साहब, आप ना तो पूरी रॉड को जमीन पे रखो, ना तो पूरी रॉड को टॉप पे रखो, आपकी रॉड तो बिखरी पड़ी है ना, तो आप इतना डर क्यों रहे हो सर, इतना सारा क्यों कहानी कथा का वाचन कर रहे हो। आप तो सिंपल से एक स्टेप मारो, जीरो लो, mgh लो, अपॉन 2 करो, चैप्टर क्लोज करो, आप भी आराम करो, हम भी आराम करें। बात तो बहुत खूबसूरत है बच्चों की, एवरेज लेके काम हो गया। आपने पूरी रॉड को एक बार ज़मीन पर रख दिया, पूरी रॉड को एक बार एच हाइट पर रख दिया, दोनों का एवरेज दिया, आपका काम हो गया। लेकिन बच्चों ये मैं एक बहुत काम की बात बताऊं, आपका आंसर बड़ा अच्छे तरीके से आ गया, बड़ी जल्दी आ गया। लेकिन ये अभी इसलिए लग गया बच्चों क्योंकि रॉड की थिकनेस जो थी ना वो यूनिफॉर्म थी, एक जैसी थिकनेस थी हर जगह। अगर फर्ज कीजिए अगर ये रॉड की थिकनेस एक जैसी नहीं होती, अगर मान लीजिए रॉड ऐसी होती कि जैसे ग्राउंड है, अब फर्ज कीजिए रॉड ऐसी होती, ऐसी रॉड होती कि इसकी थिकनेस वेरी कर रही है, ये लीजिए थिकनेस वेरी कर रही है, या फिर ऐसे होती रॉड कि ये लीजिए साहब ऐसी रॉड होती, ऐसी रॉड होती, इसकी थिकनेस वेरी कर रही है, तो उस केस में बच्चों फिर ये वाला एक्सप्रेशन आपका काम नहीं कर पाता, ये वाला फंडा आपका काम नहीं कर पाता, एवरेज वाला फंडा यहाँ लग गया बिकॉज रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक समान उसकी मोटाई है बच्चों, इसलिए वो लग गया। लेकिन अगर रॉड की थिकनेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी ना बच्चों तो फिर नहीं लग पाएगा। ये बहुत काम की बात है, एवरेज कहाँ लिया जा सकता है कहाँ नहीं, ये समझना इस इंटीग्रेशन को करने से ज़्यादा मुश्किल है बच्चों, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ। कुछ जगहों पर एवरेज लगेगा, कुछ जगहों पर नहीं लगेगा। अब जिन जगहों पर लगेगा, जिन जगहों पर जैसे मैंने बता भी चूंकि वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए हो गया, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो फिर नहीं लग पाएगा। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह उसकी थिकनेस एक जैसे थी, इवन अब मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म थिकनेस ही होती, चलिए वो भी कर लेते कि यूनिफॉर्म थिकनेस ही होती, लेकिन मटेरियल चेंज होते जाता कि यहाँ जो मटेरियल है वो भारी है, यहाँ हल्का, यहाँ हल्का, यहाँ हल्का, यहाँ हल्का। भाई हो सकता है ना रॉड जो है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी हो, तो फिर मासेस भी वेरी करेंगे, यहाँ मास ज़्यादा होगा, यहाँ मास कम होगा, भले थिकनेस आपको दिखने में एक जैसे दिख रही है पर यहाँ मास ज़्यादा, यहाँ मास कम है, यहाँ मास कम है, यहाँ मास और भी कम है, फिर क्या करोगे, फिर आपका ये एवरेज वाला फंडा नहीं लग पाएगा भैया। तो जो काम की बात करता हूँ बच्चों, बात मैं भले लंबी करूँ लेकिन करता काम क्यों, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बिना काम की बात करने की आदत मुझको जनरली तो नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एवरेज से आपका काम हो गया बिकॉज हियर द रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, हेयर द रॉड इज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। बच्चों अगर रॉड यूनिफॉर्म थिकनेस की ना हो तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में फिर आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, आपके पास में और कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका किसी किसी के ध्यान में आया हो, वैसे अभी आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास आगे पढ़ लेंगे तो फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप ये कर लें कि साहब ये रॉड का जो पूरा का पूरा मास होगा वो उसके सेंटर पे लोकेटेड होगा, ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, और सेंटर पे मतलब कितना h/2,
सेंटर में मतलब कितना, h/2। भाई पूरी रॉड की लेंथ h है, तो सेंटर जो होगा बच्चों h/2 होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपने मास लिया mg इंटू हाइट कितनी बच्चों, h/2, ये ले लीजिए साहब, mg इंटू h/2। बिकॉज आप ये मान सकते हो बच्चों, अगर आपका सेंटर ऑफ मास का फंडा क्लियर है तो, नहीं है तो अभी हम पढ़ेंगे रोटेशन मोशन में आगे चल के बच्चों, सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज वगैरह वगैरह के बारे में, तब आप लोग सेंटर ऑफ मास से भी वाकिफ हो जाएंगे। बट अगर आप उस फंडे से भी करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए, जब आपने रॉड को यहाँ रखा, व्हेन यू कीप रॉड हियर, द टोटल मास ऑफ रॉड इज assumed to be concentrated here, the total मास ऑफ रॉड इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड हेयर। तो जो बच्चों पूरा जो हाइट आएगी वो जमीन से आएगी h/2, तो जो एनर्जी आ जाएगी दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू mg इंटू h/2। भाई mg h होती है, तो अब हाइट कितनी है h/2, तो उस तरह से भी आंसर आ जाएगा। ये तरीका, हाँ सेंटर ऑफ मास वाले फंडे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर अभी सेंटर ऑफ मास जो निकालते हो बच्चों, वो भी इंटीग्रेशन से ही निकालते हो। आपने अगर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो फिर आप सेंटर ऑफ मास के फंडे से वैसे भी नहीं कर सकते, और जब आप पढ़ेंगे तो आप इंटीग्रेशन ही करेंगे, तो अल्टीमेटली बात तो वही हो गई बच्चों। अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, और अब मैं बच्चों यहाँ पर जो है, अगर आपने नहीं बनाया हो, कॉपी नहीं किया हो, तो पीछे ले जाके कॉपी कर लीजिएगा। एक एक चीज़ जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ बच्चों, वो आपको लिखना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होता है। कई बार होता है कि हम काम की बात लिख लेते हैं, ये लिख दिया, ये सब चीज़ें हमने नहीं लिखी, पर अगर ये सब चीज़ें लिख देंगे, क्योंकि आप हर बार तो क्या होगा, वीडियो को चलाकर नहीं देखेंगे, ये तो आप भी जानते हैं कि एवरी टाइम यू आर नॉट एबल टू व्यू द वीडियो। ऑब्वियसली बात है, आप कॉपी के पन्ने ही पलटाएंगे, और जब आप कॉपी के पन्ने ही पलटाएंगे बच्चों, तो फिर आपकी कॉपी में सब चीज़ें लिखी हो कि हाँ अच्छा सर ने बताया था कि इसके टाइम पर एवरेज नहीं ले सकते। जैसे ही आप ये डायग्राम बनाएंगे, वैसे ही आपको दिमाग में क्लिक करेगा, यार समथिंग वाज लिमिटेशन हेयर। तो ये इसीलिए मैं हमेशा सजेशन देता हूँ बच्चों, जो कुछ मैं लिखाता हूँ, जो मैं कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, वो आप जरूर लिखा करें, ताकि आपको स्मरण बेहतर होगा बच्चों। और अब जैसे बच्चों यहाँ पर मैं एक अगला केस लेता हूँ, ये लीजिए साहब, ये मैंने जो है साहब एक रॉड ली, ये लीजिए एक रॉड ली मैंने बच्चों, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो h है, इसका जो मास है बच्चों वो m है, और ये गिवन है बच्चों कि इसकी जो लोअर एंड है उसकी ज़मीन से हाइट है h1। इसकी लोअर एंड की ज़मीन से हाइट जो बच्चों वो कितनी है, h1। आपको बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, यू नीड टू हैव इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब वीडियो को बच्चों क्षणिक देर के लिए पॉज करके इस बार आप खुद कीजिए, हो जाइए शुरू। अब जब करेंगे बच्चों तो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी कि रॉड पर डिफरेंट पार्टिकल्स की ज़मीन से हाइट डिफरेंट है, वो देखिए डिफरेंट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। सो डिफरेंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। हर पार्टिकल की, भाई रॉड ऐसे रखी है, अगर पूरी रॉड ऐसे रखी होती तो मैं बोलता कि सारे के सारे पार्टिकल की रॉड जमीन से डिफरेंट हाइट सेम है, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स की जमीन से हाइट डिफरेंट है बच्चों। इसीलिए हम एक काम करें, इसीलिए हम यहाँ पर पहले वही घिसा पिटा सा काम करते हैं। ये हमने रॉड ली, ये लीजिए ये रॉड ली, और मैं एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ से एक्स हाइट ऊपर एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूं जिसकी थिकनेस मैं मान लेता हूं बच्चों dx। एक्स हाइट पर एक छोटा सा पार्ट पे कंसीडर करता हूं बच्चों जिसकी थिकनेस है dx। तो अब मैं वही बात करूंगा बच्चों कि h लेंथ का मास है m, तो यूनिट लेंथ का मास होगा m/h, जिसे मैंने सपोज कर लिया लेमडा। तो ये जो dx लेंथ है बच्चों, इसका मास कितना होगा, यूनिट लेंथ का मास है लेमडा, तो dx लेंथ का मास होगा बच्चों लेमडा dx। h लेंथ का मास है, तो यूनिट लेंथ का मास इतना, तो dx लेंथ का मास बच्चों लेमडा dx। अब उतने पोर्शन का मास निकाल लिया आपने, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले बच्चों। तो ये जितना छोटा सा पार्ट आपने कंसीडर किया, इसकी जमीन से हाइट है x, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh होगी। इसकी जमीन से हाइट है बच्चों x, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx, यही होगी। और अब आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी, अब आप छोटी छोटी पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों सम कर दीजिए, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, भाई इस पर जितने भी पार्टिकल्स है, यू डिटरमाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल दोस पार्टिकल्स, आप उन सब का सम कर दीजिए। करेंगे तो ये आएगा बच्चों। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पर ये लिमिट लगाना सीखिए बच्चों। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी बच्चों। आप सबसे पहला जो पार्टिकल आपका आएगा वो यहाँ पर आएगा, भाई रॉड का सबसे पहला पार्टिकल तो यहीं पर होगा, और जो सबसे पहला पार्टिकल होगा बच्चों उसकी ज़मीन से हाइट कितनी होगी, उसकी ज़मीन से हाइट होगी h1।
सबसे पहला वाला जो पार्टिकल है बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, देखिए, क्योंकि ये तो चलिए यहाँ तक हो गया, और टोटल एनर्जी जो होगी बच्चों वो ऐसी छोटी छोटी एनर्जी का सम होगी, और ये छोटी छोटी एनर्जी आपने निकाल दी बच्चों m/h(g(x)⁴ और जो सबसे पहला पार्टिकल है बच्चों वो यहाँ पर है। जब सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इस पे h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, h1, और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो h की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, h1 + h होगी, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर आएगा और जब यहाँ पर होगा तो x की वैल्यू कितनी बच्चों, h1, और सबसे आखिरी पार्टिकल आपका यहाँ पर आएगा और जब यहाँ रहेंगे बच्चों तो x की वैल्यू कितनी होगी, h1 + h होगी। सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर था तो x की वैल्यू h1 और सबसे आखिरी पार्टिकल यहाँ पर था तो x की वैल्यू h1 + h, यही होगी। अब आप बच्चों इसको देखें तो दिस इज mg/h और x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x²/2 और लिमिट बच्चों कितनी, h1 और यहाँ पर बच्चों h1 + h। होप आपको बात मेरी भेजे में आई है। मैंने क्या करा है बच्चों, सबसे पहला पार्टिकल यहाँ पर था, यहाँ पर x की वैल्यू होगी कितनी, h1, और जब यहाँ पहुँचे तो कितना बच्चों, ये h1 और ये h, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो होगा बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू h1 + h। अब ये तो हो गया बच्चों mg/2h और यहाँ पर यदि बच्चों देखो तो x² मतलब h1 + h का होल स्क्वायर माइनस h1 का स्क्वायर, ये कुछ होगा। और अब यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, चलिए साहब हम देखें, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो कितना आएगा, mg/2h और इसका स्क्वायर खोलेंगे बच्चों तो a² + b² + 2ab। भाई आपने जब इसका स्क्वायर खोला तो a + b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab और माइनस में बच्चों h1² और h1² से h1² के हो रहे हैं बच्चों कैंसल। मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये a² + b² + 2ab होगा, a² + b² + 2ab होगा माइनस h1², वो दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल हो गए। अभी बचेगा कितना बच्चों, दिस यू विल फाइंड इज इक्वल टू mg/2h। इन दोनों में से बच्चों मैंने h को कॉमन निकाला, इन दोनों में से मैंने h को कॉमन निकाला तो बच्चों ये h + 2h1 आ जाएगा। अगर मैंने h² और इस h में से h को कॉमन निकाल दिया, निकल सकता है वो ऑब्वियसली निकल सकता है, तो h से h क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया mg/2 इंटू क्या बच्चों, h + 2h1। इस तरीके से हमारे पास में जो है बच्चों आ जाएगा ये। तो ये इसकी कितनी एनर्जी आ गई बच्चों, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो कुछ ऐसी आ गई। अब ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है बच्चों, इस वैल्यू को भी तो मैं एक अलग तरीके से कर सकता हूँ। मैं अगर एक काम करूँ कि अगर मैं पूरे के पूरे मास को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लूँ बॉटम पर, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, उसकी एनर्जी होगी mgh1। अगर मैं पूरी की पूरी रॉड को बच्चों h1 हाइट पर मान लेता, इफ टोटल मास इज एज्यूम टू बी एट हाइट h1, तो एनर्जी आएगी बच्चों mgh1 और m मैंने कैपिटल M लिया तो मैं चलिए कैपिटल M ही लिख देता हूँ, तो एनर्जी होगी बच्चों mgh1। और यदि मैं पूरी की पूरी रॉड को बच्चों, अगर मैं पूरी की पूरी रॉड को जमीन से बच्चों h + h1 हाइट पर ले जाऊं तो कितनी, टॉप पर ले जाऊं, पूरी रॉड अगर मैंने h1 हाइट पर रखी तो एनर्जी कितनी बच्चों mgh1, और अगर मैं पूरी रॉड को h + h1 हाइट पर ले गया तो एनर्जी कितनी बच्चों mgh + h1, यही कुछ होगी। अगर पूरी रॉड को बच्चों जमीन से h1 हाइट पर रखा तो एनर्जी mgh1, अगर पूरी रॉड को बच्चों मैं जमीन से h1 + h हाइट पर ले जाता हूँ तो mgh1 + h, तो एनर्जी ना तो ये होगी ना ये होगी, एनर्जी दोनों का बच्चों एवरेज होगी। एनर्जी जो होगी बच्चों वो दोनों का एवरेज होगी। अगर पूरी रॉड को जमीन पे रखा तो पूरी रॉड को अगर मैंने यहाँ रखा तो mgh1 और यहाँ रखा तो ये। अब मैं अगर इन दोनों का एवरेज ले लूँ, ना तो मैंने यहाँ रखा ना यहाँ रखा, मैंने दोनों का एवरेज ले लिया। अगर मैं इन दोनों का एवरेज लेता हूँ बच्चों तो देखिए mg तो दोनों में कॉमन निकल रहा है, अपॉन 2 आई रहा है, और h1 + h1 2h1 + h ये आ रहा है बच्चों। देखिए mg यहाँ पर भी mg यहाँ पर भी कॉमन निकाल दिया, अपॉन 2 यहाँ निकाल दिया, h1 + h1 2h1 और ये बच्चों h। तो इस तरीके से कुल मिलाकर बच्चों आप एक बात नोटिस करोगे कि एनर्जी उतनी ही आ रही है एवरेज लेने पर भी जैसे ही आई थी। पर वही बात है बच्चों कि एवरेज से आपका काम हो रहा है, मतलब चल रहा है काम, लेकिन ये तभी हो पाएगा बच्चों जब आप क्या करें,
इसे यूनिफॉर्म थिकनेस की हो, अगर यूनिफॉर्म थिकनेस की मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब वो हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर ये वाला फंडा बच्चों नहीं लग पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज ऐसे केस में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की ज़मीन से हाइट डिफरेंट थी तो हमने बच्चों कुछ ऐसे काम कर लिया। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा लिमिट का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। पहले इसको कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। अब आप सुनिए, मैंने वही काम करा भाई। पंगा क्या था, रॉड पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की जमीन से हाइट डिफरेंट थी। डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रॉड वर एट डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसीलिए मुझे साथ में पंगा आया। तो मैं काम करा, मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, dx लेंथ का लिया, और मैंने ये जो पार्ट जो लिया बच्चों, उसकी जो डिस्टेंस मैंने x ली थी। पिछली बार मैंने x डिस्टेंस कहाँ से ली थी, ग्राउंड से। इस बार मैं वो जो x डिस्टेंस लेता हूँ बच्चों, वो इसके बॉटम से लेता हूँ, यहाँ से। इन द पास्ट केस, इन द प्रीवियस केस, मैंने जो x डिस्टेंस ली थी बच्चों, वो मैंने ग्राउंड से ली थी। इस बार मैं ग्राउंड से नहीं लेता, इस बार मैं यहाँ से लेता हूँ, बॉटम से लिया मैंने, यहाँ से बॉटम से लिया बच्चों। तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, इतने पार्ट की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, mgx होगी। अब एक्चुअली में अगर आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा, मैंने जो x डिस्टेंस लिए बच्चों वो इस बार यहाँ से लिए। तो अब ये छोटा सा जो पार्ट कंसिडर करा बच्चों, इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी होगी इसका मास इंटू जी, और फिर इसकी ज़मीन से जो हाइट होगी बच्चों वो होगी x प्लस h1। आप गौर कीजिए, क्योंकि जब आप mgh लिखते हैं, जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो वो mgh में h जो होती है बच्चों, दैट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। mgh में जो h होती है बच्चों, वो हाइट कहाँ से होती है, वो ग्राउंड से होती है। तो जब आपने ये वाला पार्ट लिया बच्चों, तो इसकी ज़मीन से हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी ज़मीन से हाइट होगी x प्लस h1। भाई दिस इज h1, दिस इज x, ये आएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, दिस इज m ओवर h dx। dm की वैल्यू तो यही आई ना भाई, ये मास था इंटू जी इंटू कितना बच्चों, x प्लस h1। आपको ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से बच्चों। मैंने पहले वही h लेंथ का मास इतना, यूनिट लेंथ का मास इतना, लैम्डा लेंथ का मास इतना, जिसको dm सपोज कर लिया। अब मैंने ये जो छोटा सा पार्ट कंसिडर करा है, इसकी एनर्जी अगर मैं निकालूं तो इसकी एनर्जी होगी mgh, वेयर h इज इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वेयर h इज इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। और प्रीवियस केस में x आपने ग्राउंड से लिया था, इसे जमीन से हाइट भी x ही आई थी। डायग्राम बना हुआ आपने कॉपी में बनाया हुआ बच्चों, अभी देखा आपने। अगर मैंने x यहाँ से लिया था तो उसकी ज़मीन से हाइट ही x आई थी, लेकिन जब आपने यहाँ से लिया तो ज़मीन से उसकी हाइट कितनी आ गई बच्चों, ये तो x है और ये प्लस h है, 1 है, ये आ गई। तो अब बच्चों ये तो du आ गई। अब ऐसे टोटल एनर्जी निकालने के लिए बच्चों इस छोटी छोटी सी एनर्जी का हम समेशन कर दें। अब ऐसे छोटी छोटी एनर्जी का सम करेंगे बच्चों, m/h। मैं बार बार L लिख दिया करता हूँ, जनरली आदत रहती है, रॉड की लेंथ को लिखना है तो L लिखते हैं ना हम, इसीलिए ये लीजिए m/h, ये g x प्लस h1 और dx, और ये लीजिए साहब ये इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी बच्चों, सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पर लेंगे, और जब आप यहाँ पर लेंगे तो x की वैल्यू इस बार 0 होगी। यही मैं समझाने के लिए बच्चों क्वेश्चन करा रहा हूँ दूसरे तरीके से। जब आप यहाँ पर पार्ट लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि जो पहला पार्ट आपने कंसीडर किया है बच्चों, वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, और आपने x डिस्टेंस यहाँ से लिए, तो सबसे पहले पार्ट के लिए x होगा बच्चों 0, और जब आप यहाँ पहुँचोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी h, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h है। पिछली बार देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार जो आपने x लिया था वो यहाँ से लिया था, ग्राउंड से लिया था। तो जब आप यहाँ पर थे तो x की वैल्यू कितनी थी बच्चों, h1, और जब आप यहाँ पहुँचे तो x की वैल्यू, जब यहाँ पहुँचे तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, h प्लस h1। यही था, बिकॉज x मैंने यहाँ से लिया, तो जब मैं यहाँ रह रहा हूँ तो x की वैल्यू h1, और जब वहाँ पहुँचता हूँ तो x की वैल्यू h प्लस h1 होगा। लेकिन जब मैं इस केस में ले रहा हूँ तो x की वैल्यू, जब मैं यहाँ रहूँगा तो x की वैल्यू 0, और जब मैं यहाँ लूँगा तो x की वैल्यू h। मैं जब यहाँ लूँगा तो x की वैल्यू 0, और जब मैं यहाँ पहुँचूंगा तो x की वैल्यू h। दैट व्हाट आई हैव डन ओवर हियर। अभी बस ये लिमिट लेना सीख लीजिए बच्चों, क्योंकि देखिए मैं इसलिए इसमें इतना टाइम लेता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इंटीग्रेशन करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, उनसे बहुत से लोग बचते हैं, इवन मेडिकल के स्टूडेंट बचते हैं बच्चों। पर एक बात आप समझ लीजिए कि आप बच जाएंगे स्कूल लेवल पर तो आप प्योरली बच जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आराम से आप गली निकाल लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे और निकल जाएंगे। जैसे मैंने बताया एवरेज ले लीजिए, काम हो जाएगा, तो वो स्कूल लेवल पर हो जाएगा। लेकिन बच्चों किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और वो बहुत छोटे लेवल की भी हो, तो उनमें इंटीग्रेशन
क्वेश्चन पर बेस्ड प्रॉब्लम बनना बहुत अमूमन है, और अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स डू नॉट कोप अप विद द थिंग दैट व्हाई टू इंटीग्रेट, हाउ टू इंटीग्रेट एंड व्हाट शुड बी द लिमिट्स, दीज आर द थिंग्स। वेरिएशन आया मतलब इंटीग्रेशन फ्री में आया, ये आप समझ लीजिए। लिमिट कैसे रखनी है वो मैं आपको समझाने के लिए इस प्रॉब्लम को दो मेथड से बता रहा हूँ। अगर आप ये समझ लेते हैं बच्चों तो फिर आगे का आपका, क्योंकि आगे फिजिक्स में भैया इंटीग्रेशन भरा पड़ा है, मैं अगर उसे नहीं कराऊंगा तो वो बहुत गलत रहेगा, तो मुझे तो कराना पड़ेगा, वो तो मेरी मजबूरी है भैया। तो आप जब यहां लेंगे तो x की वैल्यू, क्योंकि x आपने इस एंड से लिया है तो इस एंड पर x की वैल्यू 0, उस एंड पे पहुंचे तो x की वैल्यू h, जबकि आप जब यहां से ले रहे थे तो यहां पर x की वैल्यू कितनी थी, क्योंकि पहला पार्ट आप भले ग्राउंड को से x लीजिए या इससे x लीजिए, एक बात तो कंफर्म है, रॉड तो यहां से यहां तक ही है, यहां तो रॉड नहीं है ना, ये वाले रीजन में तो रॉड नहीं है ना, इस रीजन में तो रॉड नहीं है ना, नहीं है। जब आप यहां पर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी बच्चों h1, और यहां लेंगे तो x की वैल्यू कितनी बच्चों h प्लस h1 होगी, और सॉरी क्योंकि आपने x यहां से लिया है तो यहां पर x की वैल्यू h1 और वहां पहुंचे तो h प्लस h1, और अगर यहां से लेते हो तो x की वैल्यू 0 और वहां पहुंचे तो h, बस। अब आप बच्चों सिंपल सा काम है, ये mgh/h जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर निकाल दीजिए, ये लीजिए mg/h वो आ गया। अब 0 to h और ये बच्चों x प्लस h1 इंटू dx। अब ये बच्चों mg/h आ गया, और x का इंटीग्रेशन क्या आ गया बच्चों, x का इंटीग्रेशन आ गया x²/2 और लिमिट 0 to h, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा, x का इंटीग्रेशन बच्चों x²/2 होगा, और लिमिट कितनी होगी बच्चों 0 to h, और यहाँ पर h1 का इंटीग्रेशन बच्चों h1 इंटू x और लिमिट कितनी बच्चों 0 to h, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to h और h1 का इंटीग्रेशन h1x लिमिट 0 to h। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, इसमें वीडियो ये जो है हम लोग इसको बस सिंपल हमको सॉल्व करना है बच्चों। देखिए x तो जो था वो तो x²/2 हो गया, और h1 जो होगा बच्चों वो h1x होगा, क्योंकि कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x होता है, 1 का x होता है। अब h1 तो एक कांस्टेंट है, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए h1 का हो जाएगा बच्चों h1x। अब आप एक काम करें सिंपल, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद भी एक बार करके देख सकते हैं कि हाँ हम इंटीग्रेशन कर लें, और ऐसा होना भी चाहिए बच्चों कि जहां आपको लगे ना कि अच्छा यहाँ तक मैं आप कर सकता हूँ, आप वहां पर रुक के अपने आप करिए, ये एप्टीट्यूड अपनाइए बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको, यकीनन बता रहा हूँ मैं आपको। ये तरीके से आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि हमारे को एक बात मानना पड़ेगी बच्चों कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें सक्सेस पाने के लिए हम ही को मेहनत करना पड़ेगी, हमारी जगह कोई और मेहनत नहीं करेगा। और मैं जो पॉइंट्स आपको बोलता हूं बच्चों वो बहुत काम के बोलता हूं, जहां आपको लगता है कि यार मेरे यहाँ तक हाथ रुक रहे थे अब मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर आप पॉज करके करना शुरू करें। अगर आप ऐसे करेंगे बच्चों तो ही फ़ायदे में रहेंगे। देखिए जो जीनियस हैं वो जीनियस हैं, जो नहीं है मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको उन लोगों की कैटेगरी में ला सकूँ, और उसके लिए जब तक मेरे अकेले से काम नहीं होगा आपको भी हाथ में हाथ मिलाकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आपसे बने कि मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे शुरू हो जाइए, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए, भाई पूरा कंट्रोल आपके पास में है। यहाँ सर के हिसाब से आप नहीं, आपके हिसाब से सर चल रहे हैं, ये एक बहुत काम की बात है बच्चों। अदरवाइज क्लास में हमें क्लास के नियमों अनुशासन में चलना पड़ता है, अनुशासन यहाँ भी रखिए पर अनुशासन वैसा रखिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब ये h1 और ये लीजिए साहब, ये आपके पास में h1 है और लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो बच्चों h-0, तो ये कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी बच्चों, आएगी। भैया आपने लिमिट पुट करी h² और यहाँ पर h1 और h-0। अब बच्चों ये mg/h हो गया और ये पूरा बच्चों h²/2 हो गया और ये बच्चों h1 इंटू h हो गया। अब आप इन दोनों में से अगर देखें बच्चों तो h कॉमन आ रहा है, h यहाँ पर भी h, यहाँ पर भी h कॉमन निकाल दीजिए, वो इस h से कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये आ जाएगा mg और बच्चों ये कितना h प्लस 2h1, क्यों, क्योंकि इस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा। और आप देख सकते हैं बच्चों एनर्जी जो आई है डिट्टो वही आई है जो थोड़ी देर पहले हमने वहाँ पे निकाली थी। तो ये जस्ट तरीका है बच्चों कि हमने हाइट कहाँ से ली है, जस्ट उसको समझने का एक अपने आप में एक थोड़ी सी अप्रोच बन जाती है उस तरीके से हमारी। तो आपने कहाँ से लेना उससे फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। होप आपको ये बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब एक काम करें बच्चों, पहले तो उसको कॉपी कर लीजिएगा, अब क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना होगा,
आपको भाई पहले तो ये क्वेश्चन कर ही लीजिएगा, उसके बाद में मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों आपको खुद को सॉल्व करना है। ये लीजिए साहब, एक यू शेप की ट्यूब है, दिस इज अ ट्यूब बच्चों, जो यू शेप की ट्यूब है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लीजिए साहब, ये एक यू शेप की ट्यूब है बच्चों, जिसका एरिया हर जगह एक जैसा है, ए। कितना एरिया बच्चों? ए एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना ए है, और बहुत पतली सी ट्यूब आपको दे रखी, बहुत पतली सी नली आपको दे रखी बच्चों, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसमें कोई लिक्विड फिलअप है, ये लीजिए लिक्विड फिल्डअप है बच्चों, ये लीजिए ये लिक्विड इसमें फिल्डअप है, ऐसा कुछ है बच्चों। और इसमें दोनों तरफ बच्चों h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। अप टू व्हाट हाइट लिक्विड इज फिल्ड? इसमें बच्चों लिक्विड जो है दोनों तरफ h हाइट तक भरा हुआ है, और इसकी जो डेंसिटी है बच्चों लिक्विड की वो है रो। लिक्विड की जो डेंसिटी है बच्चों वो है रो, लिक्विड की डेंसिटी रो है। दोनों साइड पे लिक्विड कितनी हाइट तक भरा हुआ है? h हाइट तक। और ये गिवन है कि बच्चों ये बहुत थिन ट्यूब है, काफ़ी पतली नली है, थिन ट्यूब है बच्चों। अब आपको ये बोला है कि इसमें जो लिक्विड है बच्चों वो दोनों साइड का जो लिक्विड है उसको धकेल के किसी एक साइड कर दिया जाता है, उसे पुश करके बच्चों किसी एक साइड कर दिया जाता है, या तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे। अब दोनों में से किसी एक साइड पुश कर दिया जाता है बच्चों। आपको बताना है कि इस केस में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क यू नीड टू डू। जरा वीडियो को पॉज करके बच्चों खुद से करिए। एरिया ए है, डेंसिटी रो है, h हाइट तक लिक्विड भरा है, थिन ट्यूब है, एक साइड अगर आपने पूरे लिक्विड को रेस कर दिया बच्चों तो कितना वर्क करना पड़ेगा। जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके बच्चों करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अभी हमने जो फंडा पढ़ा बच्चों उसी पर बेस्ड है। अभी देखिए इसमें क्या होगा जब आप करेंगे बच्चों, तो सबसे पहली बात इसमें दो तरफ एनर्जी निकालिए। सबसे पहली बात तो ये बच्चों की जो आपको पता है जो डेंसिटी होती है बच्चों वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। आप जानते होंगे मेरे ख्याल से जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, और उस बेसिस पर बच्चों जो मास होता है वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो होता है बच्चों उसका एरिया इनटू उसकी लेंथ, उसका एरिया इनटू लेंथ। अब बच्चों यदि मैं इसमें एनर्जी निकालूं, इस केस में एनर्जी निकालूं तो वो एनर्जी कितनी होगी जरा गौर कीजिए। इसमें बच्चों इधर अगर मैं देखूं तो इधर कितना होगा भाई एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर वही वाली बात आ रही है कि जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी लेंथ में, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस इंटायर लेंथ, तो एनर्जी होगी बच्चों mgh/2। तो पहले तरफ की भी mgh/2 और दूसरे तरफ की भी mgh/2। क्यों भाई? दोनों तरफ हाइट सेम है तो नेचुरल सी बात है बच्चों दोनों तरफ मास भी सेम आएगा। अगर दोनों तरफ बच्चों एच सेम है, मास भी सेम होगा, बिकॉज सेम लिक्विड है। अब लिक्विड का मास किस बात पर डिपेंड करेगा? लिक्विड का मास डिपेंड करेगा डेंसिटी पर, वो दोनों की सेम, एरिया पर, वो दोनों की सेम, लेंथ पर, दोनों साइड है एच भी सेम, तो दोनों तरफ मास जो है बच्चों वो एम मान लिया, तो ये आ गया सब। तो इनिशियल अभी इस केस में जो एनर्जी है बच्चों दैट यू कैन फाइंड mgh/2 प्लस mgh/2 मतलब mgh, और m के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों तो डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। भाई अगर इसका मास निकालूं तो वो कितना होगा? इसका मास होगा बच्चों डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, यही होगा। भाई इसकी हाइट मैंने h सपोज कर ली, इसकी हाइट मैंने h सपोज कर ली, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों एरिया इंटू h, यही होगा, इंटू जी इंटू एच। सो इसमें जो एनर्जी आएगी बच्चों, इस केस में जो एनर्जी आ रही है दैट यू कैन फाइंड इज इक्वल टू रो ए जी एच स्क्वायर। इसमें जो एनर्जी आएगी बच्चों दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू कितनी? रो ए जी एच स्क्वायर। ये तो अभी इनिशियल एनर्जी है। और बच्चों अगर मैं इसकी फाइनल एनर्जी निकालूं, इफ आई डिटरमाइन इट्स फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी से मतलब क्या? अभी आपने पूरे के पूरे लिक्विड को बच्चों दबाकर एक तरफ कर दिया, आपने पूरे के पूरे लिक्विड को दबाकर बच्चों एक तरफ कर दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन ला दिया आपने, समवाट कुछ भी आपने यहाँ पे कोई वॉल वगैरह लगाया, कोई वॉल्व आपने लगाया यहाँ पर, और उस वॉल से बच्चों आपने पूरे लिक्विड को एक तरफ कर दिया। मैं डायग्राम को थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूँ। ये लीजिए वही यू शेप की ट्यूब थी मेरे पास में, और मैंने इसमें क्या करा बच्चों, मैंने कुछ भी किसी भी तरीके से, ये लीजिए मैंने कोई एक वॉल्व लगा दिया, ये कोई एक वॉल्व लगा दिया बच्चों, ये लीजिए, और सारे के सारे लिक्विड को मैं एक ही तरफ दबा के ले गया, ये लीजिए, और कितनी हाइट तक ले गया भैया? 2h हाइट तक। क्यों 2h हाइट तक? अब ये तो आप समझ सकते हो बच्चों कि यार टोटल जब मैं एक तरफ ही ले जाऊंगा तो दोनों तरफ अगर hh था तो पूरा लिक्विड जब एक तरफ चला जाएगा तो टोटल हाइट 2h हो जाएगी,
हो जाएगी भाई। टोटल हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, वो 2h, क्योंकि इधर भी h इधर भी h, अब उसको एक ही तरफ धकेल दोगे तो 2h, ये तो बच्चों वाली बात तैयार कर सकते हो। तो अब फाइनल एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, अब फाइनल एनर्जी कितनी आएगी भाई, टोटल मास जो भी है, जो भी मास है बच्चों वो, अब मास कितना होगा इस केस में, रो इंटू एरिया इंटू हाइट कितनी बच्चों, 2h। भाई मास कितना होता है, मास जो होता है बच्चों वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अभी डेंसिटी इतनी है, एरिया इतना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू 2h इंटू जी बच्चों इंटू h, और h कितना बच्चों 2h और अपॉन 2। फाइनल एनर्जी जो आएगी बच्चों वो इतनी आएगी। क्यों इतनी आएगी, अपॉन 2 क्यों, बिकॉज अगेन दिस इज अ केस बच्चों इन विच मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ। अब पूरी लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर पूरी लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चों तो एनर्जी का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिराइव कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू mgh/2। अब यहाँ पर m जो है बच्चों इतना ही है। आप देखो पिछली बार जितना मास था उतना ही मास इस बार भी है। पिछली बार मास कितना था बच्चों, एक तरफ का मास कितना था, रो एच था ना, रो डेंसिटी ए एरिया एच एच है, तो इधर का भी रो ए एच, इधर का भी रो ए एच, तो टोटल कितना हो गया, रो ए 2h होगा। यू ही सोच सकते हो आप लोग भाई, इधर का रो ए एच है, इधर का भी रो ए एच है, तो टोटल कितना हो गया 2a रो एच, वही आ रहा है यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनल एनर्जी अगर मैं निकालूं बच्चों तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब फाइनल एनर्जी अगर आप निकालोगे देन यू विल फाइंड इज इक्वल टू बच्चों 2 रो ए जी एच स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एनर्जी एंड दिस इज द इनिशियल एनर्जी। एंड वर्क डन निकालना है बच्चों, थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वर्क डन जो आया था बच्चों दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोगों ने डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। तो वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो इट वुड बी फाउंड एज बच्चों 2 रो ए जी एच स्क्वायर माइनस रो ए जी एच स्क्वायर, सॉल्विंग दिस विल गिव अस रो ए जी एच स्क्वायर। सो बच्चों ये आपके पास में आ जाएगा। भाई आपने इनिशियल एनर्जी निकाली, इधर की निकाली प्लस इधर की निकाली, टोटल एनर्जी निकाल दी। भाई टोटल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी नहीं है, सिर्फ इसकी नहीं, दोनों तरफ की है। कुछ लोग बोल सकते हैं बच्चों कि सर आपने ये वाले पोर्शन की एनर्जी नहीं निकाली, ये वाले पोर्शन की एनर्जी आपने नहीं निकाली, सर इसकी भी तो ज़मीन से कुछ हाइट है तो आपने इसकी क्यों नहीं निकाली। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बच्चों ये थिन ट्यूब है, तो ये हाइट जो है इसकी वो वाली हाइट के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल मानी जा सकती है। तो उस तरीके से बच्चों आपने इधर की निकाली, इधर की निकाली, दोनों की निकाली, और बाद में टोटल पूरी एक तरफ चली गई है। होप आपको ये समझ में आ गया बच्चों। इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे ये फंडा और क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो पहले तो इसे कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद में वैसी ही एक थिन ट्यूब आपको दे रखी है बच्चों, एक थिन ट्यूब दे रखी है, जरा गौर कीजिएगा। एक पतली नली है, ये लीजिए साहब, एक थिन ट्यूब है बिल्कुल आपके पास में, और एक तरफ बच्चों इसमें लिक्विड भरा हुआ है H1 हाइट तक, एक तरफ इसमें लिक्विड भरा हुआ बच्चों कितनी हाइट तक, H1 हाइट तक, और दूसरी तरफ इसमें जो लिक्विड भरा हुआ बच्चों वो H2 हाइट तक भरा हुआ है। और इनको मैंने किसी स्टॉप वाल्व से रोके रखा है, इनको मैंने किसी स्टॉप वाल्व से रोके रखा है बच्चों। एक तरफ लिक्विड H1 हाइट तक, दूसरी तरफ लिक्विड H2 हाइट तक। अब मैं सडनली इस वॉल को खोल देता हूँ, इस वॉल को सडनली बच्चों मैं खोल देता हूँ, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वाटर के लेवल को चेंज करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा ये बोला बच्चों। इस बार पिछले पहले से स्टॉप वॉल बंधा हुआ है, दोनों तरफ लिक्विड, एक तरफ H1 हाइट तक, एक तरफ H2 हाइट तक। एरिया बच्चों वही ले लीजिए, ए ले लीजिए, लिक्विड की डेंसिटी रो ले लीजिए। अब बच्चों मैंने इस वॉल को ओपन कर दिया तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आई नीड टू कैलकुलेट। ज़्यादा फटाफट बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए, और फिर यहाँ पर वही बात होगी बच्चों। इस बार मैं निकालूं अगर, तो देखिए इस बार भी वही भाई, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, एक साइड की एनर्जी प्लस दूसरे साइड की एनर्जी। भाई आप यहाँ की एनर्जी निकालिए, यहाँ की निकालिए, और U1 कितना होगा, U1 जो होगा बच्चों वो होगा रो ए H1। क्यों भाई, पहले तरफ का जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी बच्चों रो, और वॉल्यूम कितना AH1, और इनटू बच्चों जी, एक सेकंड ये लीजिए, मास जी H1 अपॉन 2। तो ये तो आ गई बच्चों पहले साइड की एनर्जी, और दूसरे साइड की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, रो ए H2 इंटू जी H2 अपॉन 2। ये कुछ आया भाई। पहले साइड की एनर्जी कितनी, रो ए H1 जी H1 अपॉन 2, दूसरी साइड की रो ए H2 जी H2 अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों, बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ यूनिफॉर्मली।
सो बच्चों इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा देन आई वुड फाइंड ये आएगा बच्चों रो ए जी और अपॉन 2 और इनटू में कितना बच्चों H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। भाई H1 इंटू H1 स्क्वायर, H2 इंटू H2 स्क्वायर। होप आपको ये बात समझ में आ गई है। तो ये पहले वाले केस की एनर्जी है। अब क्या हुआ बच्चों, अब मैंने जब इस वाल्व को ओपन कर दिया, ये जो स्टॉप वाल्व बीच में लगा हुआ था बच्चों, इससे मैंने ओपन कर दिया, तो इसे ओपन कर देने पर क्या होगा ये तो आप अकल लगा सकते हैं कि जब मैं इसे ओपन करूंगा तो दोनों तरफ लिक्विड का जो लेवल है वो सेम हो जाएगा, दोनों तरफ लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा। लेट इट बी एच। भाई आपने जब वाल्व को खोल दिया तो दोनों तरफ लिक्विड बराबर हो जाएगा, फिर लिक्विड अनइक्वल नहीं रहेगा। वो तो बीच में वॉल लगा हुआ था इसलिए अनइक्वल था, अदरवाइज बाद में सेम हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा वो मुझे अगर निकालना है। पहली बात तो वैसे तो ओरली आप समझ सकते हैं कि हाँ पहले साइड H1 था, दूसरी साइड H2 था, ओपन कर देने पर दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो H1 और H2 का एवरेज हो जाएगा, मतलब H1 प्लस H2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये तो शायद कई लोगों ने ओरली कर लिया होगा, लेकिन अगर मैं उनसे बोलूँ कि मैथमेटिकली मुझे प्रूव करके बताओ कि दोनों तरफ बराबर होगा, दोनों तरफ H1 प्लस H2/2 होगा, तो वहाँ कई लोग कठिनाई में आ जाएंगे। करा होगा कई लोगों ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वीडियो को पॉज करके कर भी लिया होगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ बराबर होगा ये भी सोच लिया, और एक तरफ H1 था दूसरी तरफ H2 था, तो एवरेज अगर आएगा तो वो H1 प्लस H2/2 आ जाएगा, वो ठीक है। लेकिन वो कैसे आएगा मैथमेटिकली अगर प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों? लाजमी है, सिंपल सी बात है बच्चों, थोड़ी देर पहले भी जैसा हमने करा कि देखिए इस केस में क्या होगा, इधर भी मास m और इधर भी मास m, इस बार दोनों तरफ मास सेम हो जाएंगे। पिछली बार दोनों तरफ मास सेम नहीं थे क्योंकि पिछली बार दोनों तरफ हाइट डिफरेंट थी तो मासेस भी डिफरेंट थे। इस बार दोनों तरफ हाइट सेम है इसलिए मास भी सेम होंगे। तो जो आप एक बात समझ सकते हैं बच्चों, जो टोटल मास इस बार का है और जो टोटल मास पिछली बार का है वो दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे? भाई मास में तो कोई चेंज, या मास एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हुआ है, लेकिन टोटल मास तो स्टिल भी कांस्टेंट है। तो बच्चों टोटल मास इस बार m प्लस m और पिछली बार m1 प्लस m2, तो 2m प्लस इक्वल्स टू m1 प्लस m2। और m कितना बच्चों, m है यहाँ पर कितना, m होगा बच्चों रो ए एच, भाई मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और इधर देखा जाए तो ये कितना बच्चों, रो ए H1, और ये कितना बच्चों, रो ए H2। ये लीजिए भाई, पहला वाला मास कितना, रो ए H1, दूसरा वाला मास कितना, रो ए H2, और टोटल मास कितना बच्चों, ये कुल मिलाकर इतना होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, रो ए हो गए, और h की वैल्यू कितनी आ गई साहब, H1 प्लस H2 अपॉन 2। तो ये आपके पास में h की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट। अब आपके पास में h आ गया बच्चों, तो एनर्जी फाइनली कितनी होगी, अभी पहले वाले की निकालें बच्चों तो कितनी, अब पहले वाले की mgh/2 और दूसरे वाले की कितनी, mgh/2, भाई टोटल ये आएगी। और इसको जब सॉल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा mgh, और mgh की वैल्यू कितनी बच्चों, ये आ गई कितना, mgh/2 प्लस mgh/2 बच्चों mgh हो गया, इतना हो गया। और यहाँ पर बच्चों m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू जो है वो है, एक सेकेंड, m की वैल्यू कितनी बच्चों, रो ए एच, ये m की वैल्यू है। भाई m क्या, दोनों में से किसी भी एक साइड का मास, तो वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g इंटू h, और इस तरह से बच्चों कितना आ गया, ये रो ए जी एच स्क्वायर, रो ए जी एच स्क्वायर। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ये दीजिए, ये रो ए जी और h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू H1 प्लस H2/2, जो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है डायरेक्टली लिखी हो, डायरेक्ट भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वी शुड बी नोइंग हाउ दैट हैज़ बीन डिराइव्ड। तो बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए इधर का मास m तो इसकी एनर्जी mgh/2, उधर का मास m तो उसकी एनर्जी mgh/2। जैसे यहाँ पर m1gh1/2 m2gh2/2 लिखी थी वैसे ही, और m क्या बच्चों, इधर का मास जैसे, तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से आपने दोनों तरफ का मास निकाला, तो ये फाइनल एनर्जी आ गई बच्चों। अभी फाइनल एनर्जी आ गई, इनिशियल एनर्जी आ गई। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट वर्क डन ना, चलिए अभी आपको वर्क डन निकालने का है, तो बाबा एक काम करिए, अभी आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन कैसे निकलेगा भैया, वर्क डन थोड़ी देर पहले आपने निकाला, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना बच्चों, आप दोनों तरफ जो है, आप एक बात देखिए, रो ए जी दोनों में कॉमन आ रहा है, रो ए जी इसमें भी है, रो ए जी उसमें भी है, तो बच्चों फाइनल एनर्जी कितनी है, H1 प्लस H2/4 और इसका होल स्क्वायर। और इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी बच्चों कितनी, H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर अपॉन 2।
होप आपको मेरी बात खोपड़ी में आई होगी बच्चों। देखो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, रो ए जी दोनों में है, कॉमन निकाल दिया, और इधर आएगा बच्चों h1 प्लस h2 बाई 2 का होल स्क्वायर, h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और इधर 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 कितना बच्चों, अब पहले वाले केस में h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू, यहाँ जो अगर मैं देखूँ तो ये बच्चों मैं लिख सकता हूँ कितना, रो ए जी, और ये अगर आप इसको सॉल्व करें बच्चों तो h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस 2h1h2 2h1h2 होगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, और 4 का 2 इधर चला जाएगा बच्चों, सो दिस वुड बिकम माइनस 2h1 स्क्वायर माइनस 2h2 स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 4, क्योंकि एलसीएम हैज बिकम 4। अभी ये आ गया। अभी इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, आई वुड फाइंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन विच इज इक्वल टू रो ए जी, और यहाँ पर देखिए बच्चों, तो ये h1 स्क्वायर से h1 स्क्वायर जाएंगे तो माइनस h1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर से h2 स्क्वायर जाएंगे बच्चों माइनस h2 स्क्वायर, और बच्चों प्लस कितना 2h1h2, और अपॉन कितना बच्चों 4 आएगा बच्चों। ये माइनस h1 स्क्वायर से माइनस 2h1 स्क्वायर का माइनस h1 स्क्वायर, h2 स्क्वायर से माइनस 2h2 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वर्क डन जो आएगा दैट यू विल फाइंड। अभी काम करें, माइनस माइनस प्लस, इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल दीजिए। जब इन तीनों में से माइनस कॉमन निकाल देंगे बच्चों तो रो ए जी अपॉन 4, और ये बच्चों h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर माइनस 2h1h2। भाई माइनस इन तीनों में से कॉमन निकाला तो माइनस रो ए जी बाय 4 आ जाएगा, और ये प्लस हो गया बच्चों, ये भी प्लस हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया माइनस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी आपने बचपन में सुना होगा बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। सो ये क्या आएगा, अब वर्क डन आएगा बच्चों माइनस रो ए जी अपॉन 4 और h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। सो ये वर्क आ गया बच्चों। माइनस साइन क्या बता, देखिए माइनस रो ए जी अपॉन 4 h1 माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया, तो कुछ ऐसा वर्क आ गया। अच्छा आप यहाँ पर देखिए वर्क डन जो आ रहा है बच्चों वो नेगेटिव आ रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है भैया, देखिए फिजिक्स में वर्क डन नेगेटिव है, उसके दो मतलब होते हैं। या तो यूँ बोल दें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अभी वर्क डन में आप लोगों ने पढ़ा, इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव होगा, यही जानते हो आप लोग। एक तो ये चीज़ हो गई कि हाँ साहब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन नेगेटिव। और दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चों, फिजिक्स में अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपको वर्क करना नहीं पड़ रहा, वर्क अपने आप हो रहा है। यू नीड नॉट टू डू वर्क, वर्क इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली, अपने आप हो रहा है। अब जैसे इस केस में क्या होगा, आप वाल्व खोलोगे तो क्या उसके बाद में वाटर को लेवल आपको करना है, नहीं करना, वाटर तो अपने आप लेवल हो जाएगा। भाई हम तो पिछले केस में वर्क डन पॉजिटिव आया था, तो बाकायदा आपको एक तरफ के लिक्विड को धका के दूसरी तरफ लेके जाना है। यू नीड टू पुश लिक्विड ऑन वन साइड एंड टू टेक इट टू अनदर साइड। तो इन दैट कंडीशन यू पीपल विल हैव टू डू सम ना, आपको वर्क करना पड़ेगा। लिक्विड एक तरफ से दूसरी तरफ अपने आप तो नहीं आएगा, उसलिए वर्क डन पॉजिटिव आया, क्योंकि आपको वर्क वहां पर करना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या आपने वॉल खोला, उसके बाद में वर्क अपने आप हो रहा है, क्योंकि वो वाला वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है, वो वर्क ग्रेविटी कर रही है। जबकि पिछले केस में वर्क हमें करना पड़ा था। और अभी हम लोग वर्क में ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों कि अगर ए ने बी पर डब्ल्यू वर्क किया तो बी ए पर माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। भाई आप देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट। सो अगर ए ने बी पर बच्चों डब्ल्यू वर्क किया तो बी ए पर माइनस डब्ल्यू वर्क करेगी, ये हम लोग जानते हैं। तो उसी आधार पर बच्चों ये वर्क डन जो है ये हमारे द्वारा आया है, क्योंकि ये जो वर्क हम निकाल रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द वर्क डन बाय अस, ये हमारे द्वारा किया गया वर्क है बच्चों। अगर हम ग्रेविटी वाला वर्क बोलेंगे तो वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। ग्रेविटी इस केस में पॉजिटिव वर्क कर रही है और हमारा वर्क नेगेटिव है, क्योंकि वर्क ग्रेविटी ने किया, हमने नहीं करा, हमने तो केवल वॉल को खोला। आप उसके बाद तो लेवलिंग अपने आप हो गई वाटर के बच्चों। तो ये माइनस साइन का मतलब यहाँ पर समझिए, ये जानना जरूरी है बच्चों। फिजिक्स में वर्क अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑफकोर्स उसका मतलब होता है कि साहब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल ऑब्ट्यूस है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, या उसका दूसरा बेसिकली मतलब ये होता है कि बच्चों वर्क हम नहीं कर रहे, वर्क अपने आप हो रहा है। अपने आप मतलब सम अदर एजेंट इज डूइंग वर्क, नॉट वी। चलिए एक और क्वेश्चन बच्चों में इसी पर बेस दे रहा हूं आपको। यहाँ पर हमारे को एक बच्चों ये लीजिए, एक ऐसी रॉड दे रखी है। एक ऐसी रॉड जो है बच्चों वो सस्पेंडेड है किसी जगह पे बच्चों, ऐसी रॉड जो है वो पिवोटेड है। ये लीजिए साहब, ये मैंने एक रॉड ले ली, ये सपोज कीजिए बच्चों इसकी लेंथ है L, सपोज कीजिए इसकी लेंथ है L बच्चों, और यहाँ पर ये पिवोटेड है।
ये पिवोटेड है, इसका मास कितना बच्चों m है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इससे मैं 60 डिग्री के एंगल से रॉड को घुमाता हूँ। आई एम रोटेटिंग दिस रॉड बाय एंगल 60 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इस रॉड को 60 डिग्री के एंगल पे से घुमा रहा हूँ। मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे बताइए, हाउ मच वर्क आई नीड टू डू बच्चों, मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा, ये मुझे फटाफट वीडियो को पॉज करके आपको करना है और सोचना है कि सर आपके सामने बैठे आप उनको जवाब दे रहे हैं, तो ज़रा जल्दी से कीजिए। अब बच्चों क्या होगा, सबसे पहले केस में रॉड ऐसे रखिए, तो इस केस में जो उसकी एनर्जी होगी बच्चों वो कितनी होगी, mgl/2। mgl/2 होगी, वो m को स्मॉल m कैपिटल M जो मानना हो बच्चों वो आपका टेंशन है, वो मेरा टेंशन नहीं है। आप ये एनर्जी आ गई। अब बच्चों और सेकंड केस में क्या होगी, सेकंड केस में जो होगा उसके बारे में हमको बात करनी है। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले बच्चों इसमें बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया था कि आप ग्राउंड किसको मानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन आपको निकालना है तो आप ग्राउंड किसको भी मान सकते हो, आप जरूरी नहीं जैसे मैंने ये किया, हो सकता है आप ग्राउंड इसको माने, यहाँ पे ग्राउंड मान लें कि ये ग्राउंड है, या आप चाहे तो इसको ग्राउंड मान लें, आपको जिसको, क्योंकि वर्क डन जब आपको निकालना है तो आप इसको ग्राउंड मानेंगे तब भी वही आएगा, इसको ग्राउंड मानेंगे तब भी यही आएगा, इसको मानेंगे तब भी आएगा, इनफैक्ट ऊपर कहीं मान लेंगे तब भी वही आएगा। वर्क डन जो है बच्चों वो कहीं को भी ग्राउंड मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने सबसे आसान केस करने के लिए मैंने यहाँ पर मान लिया ग्राउंड, तो यहाँ पर मान लिया, तो ये एल लेंथ की रॉड है बच्चों जो ग्राउंड पे ऐसे रखी है। अगर ऐसे रखी होती तो फिर आप यहाँ की एनर्जी प्लस यहाँ की एनर्जी दोनों का एवरेज देते, हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर ऐसे रखते ग्राउंड यहाँ मानते तो यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों का एवरेज देते थे, पर अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपल सी बात है बच्चों, इनिशियल एनर्जी जो आएगी दैट यू विल फाइंड इज इक्वल टू mgl/2। ये तो पहला केस हो गया। अब जब दूसरा केस जिसमें बच्चों रॉड को बेंड कर दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं रॉड हैज बीन बेंट बाय एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन और यू कैन से फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन, देन व्हाट वर्क आई नीड टू डू। तो बच्चों तो उसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी पहले वो निकालता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जरा डायग्राम बनाते हैं बच्चों, ये देखिए अगर ये एल लेंथ है तो ये भी एल लेंथ होगी भाई, दैट रॉड विच वाज पिवोटेड हियर इज टेकन टू दिस पोजीशन। यही कुछ हो रहा है, रॉड ऐसी थी इसे आप यहाँ ले गए, तो कुल मिलाकर उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस केस में जो फाइनल एनर्जी आएगी, जो फाइनल एनर्जी आएगी बच्चों वो कितनी आएगी जरा गौर कीजिए। ये क्या है आपके पास में एल लेंथ की रॉड है और ये कितना एंगल है बच्चों 60 डिग्री है। अब सपोज कीजिए कि ये कितना बच्चों, मैंने मान लिया सपोज कीजिए ये एक्स है, ये एक्स है बच्चों, ये रॉड की लेंथ एल है ये मैंने मान लिया x। तो अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, आपने बचपन में पढ़ा था बच्चों cos 60 होता, cos थीटा होता है, 60 तो यहाँ पर एंगल है इसीलिए, अदरवाइज बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू दिस। सो x इज इक्वल टू बच्चों l और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई l/2। अब अगर x की वैल्यू l/2 आ गई बच्चों, अब डायग्राम को जरा देखिए, ये रॉड ऐसी थी, बाद में रॉड को आपने ऐसा कर दिया और ये जो आपने डिस्टेंस निकाली बच्चों ये l था, ये एंगल 60 था। अभी आपने बच्चों ये निकाला, ये कितना आ गया, दिस इज l/2। अगर ये l/2 है तो नेचुरल सी बात है बच्चों ये भी कितना होगा, ये भी l/2 होगा, क्योंकि पूरी रॉड की लेंथ l थी, उसमें से l/2 ऊपर चला गया, तो रिमेनिंग कितना बचा रे, l/2 ही बचा भाई। पूरी रॉड की लेंथ l है, उसमें से ये l/2 तो रिमेनिंग l/2, सिंपल। तो अब लेटर केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बच्चों वो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी लेटर केस में जो आएगी बच्चों वो दोनों का एवरेज। अब एवरेज कितना बच्चों, ये देखिए mg। अब ये देखिए तो ये लोअर एंड जमीन से कितनी हाइट पर है बच्चों, l/2 पर, और जो अपर एंड है बच्चों जमीन से वो कितनी हाइट पर है, l हाइट पर। भाई अपर एंड तो स्टिल वहीं के वहीं पिवोटेड है ना, इसको तो वहीं के वहीं आपने एक कील ठोक के बांध रखा है, तो लोअर एंड जमीन से l/2 हाइट पर पहुंच गया, लेकिन अपर एंड तो पहले भी कितने हाइट पर था, एल हाइट पर, और बाद में भी कितने हाइट पर रहेगा, एल हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला करते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसा कुछ रहे तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप नीचे वाले के निकाल दीजिए, टॉप वाले के निकाल दीजिए, उन दोनों का एवरेज समझने के लिए। अदरवाइज आपके पास में वो फार्मूला है, नहीं तो आपके पास में वो वाला फार्मूला भी बच्चों mg इंटू h प्लस 2h1/2, आपको ध्यान हो बच्चों, वो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास, तो लोअर वाले की इतनी और टॉप वाले की इतनी अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप इन दोनों का अगर एवरेज ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 mgl, 3/4 mgl हो जाएगा मेरे ख्याल से, मैंने सही कहा। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इसमें से उसको माइनस कर दीजिए बच्चों, आप सॉल्व करके देख लीजिए, यू विल फाइंड इज इक्वल टू दिस। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों, थोड़ा सा उसमें फंडा बन जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन और देता हूँ,
करिएगा बच्चों, ये पहले कॉपी कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा है तो। बट मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक वेल दे रखा है, एक कुआं दे रखा है बच्चों, आपको एक कुआं दे रखा है जिसमें ये पानी भरा हुआ है। ये लीजिए, पानी भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ एक कुआं है, वेल है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और एक वेल है बच्चों, और इसकी ज़मीन से जो यहाँ पे से यहाँ पर इसकी जो गहराई है बच्चों वो 20 मीटर है, 20 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। ये 20 मीटर की गहराई पर है। और इसमें मैंने एक बच्चों बकेट, एक बाल्टी पानी की मैंने इसमें डुबो रखी है, बाल्टी पानी की डुबो रखी, जिसमें अभी आपको ये बोला है कि बाल्टी का, बकेट का और पानी का, दोनों का कुल मिलाकर जो मास है बच्चों वो 15 केजी है। दोनों का कुल मिलाकर मास कितना बच्चों? अब 15 केजी, 15 केजी। मैं इस बकेट को यहाँ से निकालता हूँ और इसके टॉप पर लेके जाता हूँ। मैं इस बकेट को यहाँ से निकाल के यहाँ तक लेके जाता हूँ। इस दौरान बकेट में एक छेद है जिससे उससे पानी टप 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 गिरते गिरते 5 किलोग्राम पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। 5 किलोग्राम पानी इसमें से बाहर निकल जाता है। कितना वर्क आपको करना पड़ेगा बच्चों, बताइए। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूँ। शुरुआत में जब बकेट यहाँ पर थी, बकेट जब यहाँ पर थी कहीं 20 मीटर की गहराई पर थी, 20 मीटर की गहराई पर थी, तब बकेट का मास अलॉन्ग विथ वाटर, बकेट और पानी दोनों का मास कुल मिलाकर कितना था बच्चों? अब 15 केजी। और उसमें से पानी निकाला, बकेट में छेद था, बेचारा बकेट से पानी निकाला, उस दौरान 5 केजी वाटर यूनिफॉर्म रेट से गिर रहा है, नियत दर से गिर रहा है। कि अभी मान लीजिए 1 सेकंड में 50 मिलीलीटर गिरा तो अगले 1 सेकंड में 50 मिलीलीटर, फिर 50 मिलीलीटर। आपको बच्चों जो है वर्क डन कैलकुलेट करना है, उसे ऊपर तक ले जाने में क्षणिक देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके करिए। खुद से करने का काम जरूर कीजिएगा बच्चों, वही फ़ायदा देगा। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरे बोलने से, मेरे गला दुखाने से काम नहीं होगा बच्चों, काम होगा आपके काम करने से। ये देखिए, अब बच्चों मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ग्राउंड किसको मानूँ। मैं ग्राउंड किसी को भी मान सकता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए मैंने इसको ग्राउंड मान लिया, फ़र्ज़ कीजिए बच्चों मैंने इसको ग्राउंड मान लिया, ये देख रहे हैं आप, इसको ग्राउंड मान लिया। तो अभी बच्चों इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों 15 केजी का मास पूरा का पूरा, ये इंटू जी इंटू एच। एच कितना होगा बच्चों इस बार? एच होगा उसका -20। भाई इस बार ये वाला मास नहीं कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बार वो वाला फंडा नहीं है कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इंटायर 15 केजी मास, द टोटल 15 केजी मास इज एट डेप्थ 20 मीटर फ्रॉम दिस ग्राउंड। और चूंकि वो उससे गहराई पर है, इसीलिए गौर कीजिए बच्चों मैंने -20 लगाया है। ये पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। ये पहला वाला केस है बच्चों जिसमें आपने ये बकेट ऐसी रखी हुई है, ये अभी बकेट ऐसे रखी हुई है। ये वाला ऐसा वाला केस है बच्चों जिसमें पूरा 15 केजी जो है बच्चों वो यहाँ से 20 मीटर की गहराई पर है। ये वाला केस है। और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है बच्चों? दूसरे वाले केस में बकेट यहाँ पहुँच गई, बकेट यहाँ पहुँच गई, ये पानी था बच्चों। अब 5 केजी पानी निकल गया तो बचा कितना बच्चों? 10 केजी। तो अब फाइनल एनर्जी कितनी आएगी? अब फाइनल एनर्जी जो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? m कितना बच्चों? 10 इंटू जी कितना बच्चों? इतना, और h कितना बच्चों? इतना। भाई पहले केस में mgh है ना, पहले केस में ये आपका ग्राउंड आपने इसको माना है, ग्राउंड आपने इसको माना। तो पहले केस में बच्चों mgh, h कितना? पूरा 15 kg, द टोटल 15 kg मास इज केप्ट एट डेप्थ 20 मीटर, सो mgh से ये आ गया। और बच्चों इस केस में क्या होगा? 10 kg का मास यहाँ पर ग्राउंड पे ही पहुँच गया बच्चों, बिकॉज आपने इसी को ग्राउंड माना है। तो इस बार क्या होगा? mg इंटू h, और h की वैल्यू 0। अब ये काम तो बच्चों बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एक गलती कर जाते हैं। कौन सी गलती? कि वो जो 5 किलोग्राम पानी निकल गया तो वो 5 किलोग्राम पानी तो यहीं रह गया, उसकी एनर्जी लिखना बहुत सारे लोग बच्चों भूल जाते हैं। आप सोचते हो कि चलो पहले 15 केजी था, 15 केजी वाले की एनर्जी निकाली, बाद में 10 केजी वाले की एनर्जी निकाली। पर बच्चों तुम्हारा पूरा सिस्टम 15 केजी से शुरू हुआ था, तो तुम्हें पूरे 15 केजी के बारे में ही बात करना पड़ेगी। 15 में से 10 तो तुमने उठा लिया, लेकिन 5 तो नीचे ज़मीन में रह गया, पानी में ही रह गया, वेल में ही रह गया। तो उसकी mg इंटू एच बच्चों उसकी तो अभी भी लिखना पड़ेगी। ये गलती मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों बहुत से लोगों ने करी होगी। और वर्क डन इज इक्वल टू कितना बच्चों? अब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब आप फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने एक छोटा सा फंडा यही समझाने के लिए दिया बच्चों कि आप यहाँ पर जरा ये समझिए, पहले पूरा 15 केजी ग्राउंड पर था,
जमीन में था, पानी में था, जमीन से 20 मीटर की गहराई पे था। बाद में 10 केजी को तो उठा के ले गए, 5 केजी को आप भूल गए जो पानी में रह गया। भाई आपने शुरुआत करी थी तो 15 केजी था। अब उस दौरान मैंने माना कि पूरा 5 केजी एक साथ में नहीं गिरा, उस दरमियान बीच बीच में 50 मिलीलीटर, फिर 50 मिलीलीटर, फिर 50 मिलीलीटर, फिर 50 मिलीलीटर, ऐसे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा और फाइनली 5 केजी गिर गया। तो आपने यू स्टार्टेड विद द सिस्टम ऑफ 15 केजी ना, सो यू नीड टू पुट हियर अकॉर्डिंगली यू विल गेट वर्क डन, आपके पास में आ जाएगा बच्चों। तो ये आपके पास में है। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसा ना करते हुए आप एक काम कर सकते हो कि मैं जो मेरा ग्राउंड है, अगर मैं चलिए मैं इसमें वर्क डन आप निकाल के देख लीजिए, यू कैन डिटरमाइन वर्क डन, आप वेरीफाई कर लीजिए बच्चों कितना आएगा, 5 इंटू 10 इंटू -20 और ये कितना, तो कुल मिलाकर जो वर्क डन आ रहा है बच्चों वो मेरे ख्याल से आ रहा है 10 इंटू 10 इंटू 20, दैट इज 2000 जूल। प्रोबेबली आई एम करेक्ट। ये 15 में से 5 जाएंगे, बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ अगर ऐसा ना करते हुए बच्चों, अगर आप ऐसा कर दें कि ये आपका वेल था, इसको आप ग्राउंड मान लें बच्चों, तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी 15 केजी का मास इंटू जी इंटू एच बच्चों इतना, और बाद में आपका जो सिस्टम है बच्चों वो यहाँ पहुँच गया, ग्राउंड आपका ये था, तो फाइनल एनर्जी जो आएगी बच्चों वो 10 केजी तो ऊपर पहुंच गया इंटू जी इंटू हाइट उसकी इतनी, और बाकी जो 5 केजी है बच्चों वो अंदर ही रह गया, इसलिए इतना। और वर्क डन आप निकाल लीजिए। अभी भी अगर आप वर्क डन निकालेंगे बच्चों तो वही बात होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, और आप सॉल्व करके देखिए, अगेन यू विल बी फाइंडिंग सेम। वो तो हम पहली बात कर चुके बच्चों कि वर्क डन जो होता है वो आपने ग्राउंड किसको माना है उस बात पर वो डिपेंड करता ही नहीं है, उस बात पर वो कतई डिपेंड नहीं करता कि आपने ग्राउंड बच्चों किसको माना है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये है, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ग्राउंड किसको माना है बच्चों, वर्क डन हमेशा सेम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर किसी किसी के जहन में ये भी आएगा कि सर वो यहाँ पर इतना सर ये वेरिएशन हो रहे हैं। सर देखो शुरू में 15 केजी था, बाद में 10 केजी हुआ, तो मास धीरे धीरे वैरी कर रहा है सर, 15 फिर 11 13 ऐसा कुछ कुछ वैरी कर रहा है, ऐसा कुछ कुछ वैरी कर रहा है सर, तो आपको वो इंटीग्रेशन से करना चाहिए। सर आया होगा किसी किसी के जहन में कि सर देखिए शुरुआत में 15 था, फिर 14 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ। बच्चों मास वैरी नहीं कर रहा है, कहाँ वैरी कर रहा है, शुरू में भी मैंने सिस्टम का 15 केजी मास लिया, बाद में भी 15 केजी मास लिया है, मैं तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लेके चल रहा हूँ, शुरुआत वाली और फाइनल वाली। ये क्योंकि जहन में आता है कि सर वेरिएबल है, वेरिएशन हो रहा है, इसलिए सर आप इंटीग्रेशन कीजिए। तो मास मैंने तो बच्चों पूरे 15 केजी को सिस्टम माना, पहले वाले और बाद वाला टोटल 15। मैंने कहाँ बोला कि पहले 15 केजी था, बाद में 10 केजी हो गया, भाई 15 में से 10 को उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस इतना है। मैं यूँ बोल दूँ कि शुरुआत में 15 केजी यहाँ पर रखा था, 15 में से 10 को यहाँ उठा दिया, 5 को यहीं छोड़ दिया, आप इसको यूँ कर लीजिए। और वैसे भी बच्चों आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आपको केवल फाइनल और इनिशियल से मतलब होता है। आप यहाँ पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट डिटरमाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी, आप क्या निकाल रहे हैं बच्चों, वर्क डन। और ऐसा तो है नहीं कि वो जो पानी गिर गया वो हवा में लहरा रहा है, वो पानी तो जमीन पे आ चुका है ना, वापस कुएं में गिर चुका है ना। ये मैं वो बातें बता रहा हूँ बच्चों जो जहन में आती हैं, जो मस्तिष्क में आती हैं। मैं सारी बातों को खुद से ईजाद नहीं करता हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं तो जवाब निकलते जाते हैं। तो यहाँ पर बात ये बच्चों कि मास वैरी कर रहा था, थ्रू आउट द जर्नी वैरी कर रहा था, पर इट डजंट मीन कि बच्चों हमने 15 पहले सिस्टम का मास 15 केजी लिया, बाद में 10 केजी, हमने तो 15 केजी शुरू में लिया था, बाद में भी 15 केजी लिया। और ऐसा भी नहीं कि वो पानी भैया हवा में लहरा रहा है कि मैं सोचूं कि नहीं यार वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो पूरा वापस से पानी कुएं में गिर चुका है। तो ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स बच्चों हम लोगों ने देखी, और मेरी आदत कोशिश ये रहती है कि हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स करें जिससे हमारे फंडामेंटल्स जो है बच्चों वो स्ट्रांग हो। क्योंकि आप जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कर लीजिए बच्चों, अगर आपके आप ईजी कर लीजिए, कॉम्प्लिकेटेड कर लीजिए, बात वो नहीं, आपके फंडे अगर स्ट्रांग है तो इजी हो या कॉम्प्लिकेटेड सब प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं।